आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मोदी जी। नमस्ते पडले गैंग। मैं हूं नरेंद्र मोदी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो डेमोक्रेसी की बैकबोन है, पावर शेयरिंग। सर, सबसे पहले सिंपल शब्दों में बताइए, पावर शेयरिंग होता क्या है? पावर शेयरिंग का मतलब है सारी पावर एक हाथ में न रहकर अलग अलग लोगों और इंस्टीट्यूशंस के बीच बांट दी जाए। क्योंकि जब पावर सिर्फ एक ग्रुप के पास होती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जैसे बेल्जियम और श्रीलंका के केस में। बिल्कुल, बेल्जियम ने पावर शेयर के लैंग्वेजेस और रीजन्स के बीच और देश स्टेबल रहा, पर श्रीलंका ने मेजॉरिटी को ज्यादा पावर दी और रिजल्ट सिविल वॉर। तो पावर शेयरिंग सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं। नहीं, ये डेमोक्रेसी का एसेंस है। ये कॉन्फ्लिक्ट कम करता है, सबको वॉइस देता है और यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो याद रखिए, पावर बांटने से देश कमजोर नहीं होता, बल्कि डेमोक्रेसी और मजबूत होती है। पढ़ो, समझो और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स। शुरू करते हैं हम लोग सिविक्स को अपने पहले चैप्टर पावर शेयरिंग के साथ। और टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि टाइमर चल रहा है, टाइमर की रिस्पेक्ट करेंगे। शुरू कर देंगे पावर शेयरिंग नाम का ये चैप्टर, जो बहुत ही मजेदार है यार, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है। कई लोग हो सकता है चैप्टर पढ़ चुके हों ऑलरेडी। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे कि तुम्हें बोरिंग भी ना लगे, जल्दी खत्म भी हो जाए। आ जाओ देखते हैं कैसे। आ जाओ। देखो, सबसे पहले जिसके बारे में हमें जानना है वो है बेल्जियम। तो है बेल्जियम, ये क्या है? इसको कंपेयर किया जाता है हरियाणा से, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन हरियाणा से भी क्या है, कम है। हरियाणा से भी कम है और साइज में ये हरियाणा के ही लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, सोचो जितना बड़ा हमारा पूरा हरियाणा है दूध दही मक्खन खा के, उतना बड़ा ये पूरा देश है। बेल्जियम पूरा देश है। और पता है इसके आसपास कौन कौन है, इसके नेबर्स कौन है, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। इसके नेबर कौन-कौन है? कौन-कौन है? देखो, एक तरफ इधर जर्मनी आ जाता है, एक तरफ फ्रांस आ जाता है, एक तरफ नीदरलैंड आ जाता है और एक तरफ लक्ज़मबर्ग आ जाता है। यानी एलएन। कैसे याद करते हैं? अरे यार, मेरे ना एक स्टूडेंट था, वो मुझसे बार-बार बोलता था, "सर जीएफ लाओ ना, सर जीएफ लाओ ना, सर जीएफ लाओ ना।" मैं बोलता था, "क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है?" तो कहता था, "अरे सर, आप गधे हो क्या? फ्रूटी लाओ ना, गधे हो क्या? फ्रूटी लाओ ना। अरे जीएफ लाओ ना, याद कर लो यार। तो चाहे वो वाली मीनिंग, चाहे ये वाली मीनिंग, बस ये याद कर लो। क्यों? क्योंकि यही 4 तो इसके नेबर्स हैं। देखो, इससे हमारे पास है जर्मनी, एफ से है फ्रांस, एल से है लक्ज़मबर्ग और एन से है नेदरलैंड। नेदरलैंड, ये चारों इसके पड़ोसी हैं। ठीक है, अब चलो पड़ोसियों के बारे में जान लिया, इसका साइज कितना है, हरियाणा के बराबर साइज है, पॉपुलेशन में हरियाणा से कम है। अब देखते हैं कि इसमें रहता कौन कौन है। देखो, बेल्जियम की बात करी जाए तो डच बोलने वाले, लैंग्वेज है ये, लैंग्वेज डच क्या है, एक लैंग्वेज है डच, जिसको बोलने वाले 59% लोग हैं और 40% लोग बोलते हैं फ्रेंच और 1% लोग बोलते हैं जर्मन। कौन से लोग 1%? अरे इधर ही यार, तो जर्मन इधर तरफ है ना, तो एकदम इधर एकदम कॉर्नर पे जो ब्लू एरिया है, ये 1% लोग केवल है पूरे कंट्री में जो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, 40% फ्रेंच, 59% डच। अब रहते कहाँ-कहाँ है वो कैसे याद करेंगे? रहते कहाँ-कहाँ है? देखो, ऊपर वाला एरिया है एफ, ऊपर वाला एरिया है एफ, नीचे वाला डब्ल्यू। एफ मतलब फ्लेमिश, एफ मतलब फ्लेमिश और ये क्या है, डब्ल्यू वलोनिया रीजन। याद कैसे करेंगे भैया? ऐसे, तुम्हारे मम्मी पापा को ना एफडी कराने का बहुत शौक है। एफडी जाके भी पूछना, पापा एफडी कराई, फिक्स डिपॉजिट। एफडी क्या होती है? फिक्स डिपॉजिट बैंक में। एफडी से याद कर लो कि फ्लेमिश रीजन में डच बोलते थे लोग, फ्लेमिश रीजन में रहने वाले डच बोलते थे, फ्लेमिश रीजन में रहने वाले डच बोलते थे। अब ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स है कैपिटल। हम भी अभी हमने क्या देखा, ये जो ऊपर है फ्लेमिश बोलने वाले, ये सॉरी फ्लेमिश रीजन वाले, ये लोग डच बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन वाले डच बोलते हैं। और जो नीचे वाले हैं भैया, जो नीचे वाले हैं वल्लोनिया रीजन वाले, ये लोग फ्रेंच बोलते हैं। हमने ये देखा अब तक। बट बीच में जो ऑरेंज पार्ट है, ये बीच में ये बीच में जो ऑरेंज पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट पता है क्या है? ये बीच वाला पार्ट है यहाँ का कैपिटल, जिसका नाम है ब्रुसेल्स। क्या नाम है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में ब्रुसेल्स में देखा जाए तो यहाँ कहानी उल्टी पड़ती है, क्योंकि यहाँ डच बोलने वाले कम हैं और फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा। डच वाले कम, फ्रेंच वाले ज्यादा, क्योंकि कैपिटल में अंतर अलग है
कंट्री में अलग है। कंट्री का नाम है बेल्जियम, कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। कंट्री में तो क्या चल रहा है भाई, डच वाले कह रहे हैं अरे भाई हम ही हैं हर तरफ, हम डच बोलते हैं 59% है, तुम लोग जो फ्रेंच बोलते हो सिर्फ 40%, और जर्मन को तो पूछे ही नहीं, खाली 1%। बट जैसे वो कैपिटल में आते हैं, छोटा सा कैपिटल ब्रुसेल्स, वहां सिनेरियो उल्टा है। यहाँ अब जो डच वाले पावरफुल थे, यहाँ कहते हैं आराम से रहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ ये पॉपुलेशन काफी कम है 20%, और फ्रेंच वाले उल्टा 80% है, ठीक है। और 1% तो जर्मनी बोल रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 1% जो है वो जर्मन बोलते हैं। चलो, हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या आ रही थी। प्रॉब्लम यही आ रही थी जो मैंने बताया, भाई इनकी प्रॉब्लम ही यही थी। इनकी प्रॉब्लम यही थी कि ये बहुत ज्यादा एथनिक डाइवर्सिटी वाले थे ना यार। सोचो, यहाँ पूरे कंट्री में अलग सीन चल रहा है, कैपिटल में अलग सीन चल रहा है। कंट्री में कौन आ गया? डच। और कैपिटल में वही लोग कम पड़ जा रहे हैं। तो कंट्री में तो ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, फ्रेंच वालों को मार रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल में खुद मार खा रहे हैं। तो हर तरफ त्राही त्राही मची थी। इसको सॉल्व कैसे किया बेल्जियम ने? यस, इसी टूल का इस्तेमाल करके, जो हमारा चैप्टर नेम है एकोमोडेशन, यानी एकोमोडेशन यानी एडजस्टमेंट्स करना, चेंजेस करना। इन्होंने क्या किया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे अमेंडमेंट्स किए। अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस किए। कितने बार? लगभग 4 बार चेंजेस किए, 4 टाइम्स, ताकि पावर शेयरिंग सही तरीके से हो सके। क्या-क्या किया? आओ चलो देखते हैं। क्या-क्या इन्होंने किया? क्या-क्या इन्होंने किया? आओ देखते हैं। इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर रहेंगे, ताकि क्या होगा इससे कि भाई कंट्री में चाहे जितने भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं उनको बराबर-बराबर 50-50 रेशियो में बाँट दिया, तो हो सकता है सब लोग इक्वली रहें, क्योंकि पावर इक्वली डिवाइड होगी। पहला पॉइंट किया। दूसरा, स्पेशल लॉस जो हैं, उनको अगर एक्ट्स बनाना है, देखो लॉ मतलब क्या होता है? कोई भी रूल ऐसे पेपर में लिख देना, लेकिन उसको अगर पास करके लोगों तक करवाना है फॉलो, कि लोगों को फॉलो करवाना है, तो उसको बोलते हैं एक एक्ट बन जाना। मतलब लॉस को एक्ट बना देना। स्पेशल लॉस को अगर एक्ट बना देना है, तो उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए दोनों लैंग्वेज ग्रुप से। एक साइड से कोई नहीं पास कर पाएगा, ठीक है? चाहे कंट्री में कोई ज्यादा हो या कैपिटल में ज्यादा हो, दोनों तरफ से, दोनों जगह पर जब इक्वल वोटिंग यस यस हो जाएगा, तभी वो तभी वो स्पेशल लॉ एक्ट बनेगा। सिंपल सी बात है भैया, दोनों लोगों को पावर दे दी, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट मेड सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अब सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी। सबऑर्डिनेट मतलब कि डिपेंडेंट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट पे। जैसे हमारे यहाँ बेचारा बिहार स्टेट है, वो बेचारे फंड मांगते हैं, तो फंड मांगने के लिए बार-बार मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगना पड़ता है, क्योंकि हमारे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट हैं। सबऑर्डिनेट मतलब उस पर एक तरीके से डिपेंडेंट हैं, ठीक है? बट यहां पर बनाया गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी। अब अगला क्या था? ए सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप। लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब क्या होता है बेटा? ये टर्म से डरना नहीं है। डरना नहीं, क्योंकि अक्षय भैया पढ़ा रहे हैं। लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब लैंग्वेज के हिसाब से बनाया हुआ ग्रुप। तो लैंग्वेज के हिसाब से 2 ग्रुप थे, डच, फ्रेंच। तो इसके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई ब्रुसेल्स के अंदर, क्योंकि ब्रुसेल्स में अलग सिनेरियो था। वहां पर 80% फ्रेंच वाले थे और डच वाले केवल 20 थे। फिर थर्ड गवर्नमेंट एक बनाई गई। एक सेंट्रल हो गया, एक स्टेट हो गया, एक थर्ड गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ लोकल लेवल पे पंचायत वगैरह होता है ना, पंचायती राज, जिला परिषद, ये सब उस तरह से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको कौन इलेक्ट करेगा? तीनों, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। मतलब जो लोकल वाली है, सबसे लोकल वाली, ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट रहेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट रहेगी, जिसको तीनों कम्युनिटी अपने-अपने से वोट करके अपना-अपना एक-एक नेता बना लेगी, ताकि वो उनकी बातें सुन सके, आगे पहुंचा सके। और ये क्या मैटर को सॉल्व करेगी? लैंग्वेज का मैटर, कल्चरल मैटर और एजुकेशनल इश्यूज। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे। ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 4 बार किए बेल्जियम ने, ताकि वहां खुशहाली बैठे। देखो वो लोग लड़ रहे थे, खुशहाली आखिरकार कैसे आई? भैया खुशहाली आई सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से, और वो था पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग से आ गई खुशहाली। अब लेकिन तुम्हारे यहाँ पर खुशहाली आएगी कब? जब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आ जाओ बता दो। कौन-कौन कर लेगा भाई साहब ये क्वेश्चन को कर लेगा जो, मैं मान जाऊँगा वो आराम से एमसीक्यू निपटा देगा इस साल, आराम से। क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू हो सकता है, इससे कॉम्प्लेक्स क्या ही बनाएँगे? क्योंकि थोड़ा-सा लंबा है, पढ़ने में टाइम जाएगा पेपर के अंदर। जल्दी पढ़ते हैं, आ जाओ। बेल्जियम टूक सम मेजर्स टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम। रीड द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 1, 2, 3, 4 क्या-क्या करेक्ट है इसमें से? क्या-क्या उसने किया था मैंने बता दिया है। अब क्या-क्या सही में किया था ये बताओ। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, हाँ। फॉलोइंग मेजॉरिटेरियन पॉलिसी, नहीं। मेजॉरिटेरियन पॉलिसी क्या होती है? आगे मालूम पड़ेगी चैप्टर में। बाय प्रोवाइडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन, हाँ। बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल पावर टू लोकल गवर्नमेंट, हाँ।
तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी, 3 3 ओ सॉरी 1 3 4 ना, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 1 3 4 1 3 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 नहीं किया था, मेजॉरिटेरियन पॉलिसी कोई सी भी नहीं लाई थी। आ जाओ, 1 3 4 हाँ भैया ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, मेजॉरिटेरियन पॉलिसी क्या होती है, ये हमें मालूम पड़ेगा श्रीलंका के केस में, क्योंकि श्रीलंका का केस भाई बड़ा खतरनाक है। अरे श्रीलंका कहाँ है? अरे बिल्कुल इंडिया के नीचे, पैरों के नीचे श्रीलंका आता है ना? हाँ, आता है भैया। तो श्रीलंका के बारे में एक बार जानते हैं। क्या-क्या? पहले ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है? जैसे हमने वहां पर देखा कि जीएफ लाओ नामी मॉनिक से याद किया हमने कि जीएफएनएन से उसके आसपास के पड़ोसी थे, है ना? यहाँ पे आसपास के पड़ोसी कौन है? इट इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट तमिलनाडु। तो कोई खास ऐसा जुड़ा हुआ पड़ोसी नहीं है और इसके ऊपर तमिलनाडु है यानी इंडिया है। फिर पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ जितनी हरियाणा की है। तो ये हरियाणा का मैच कर देता है लेवल। सोचो यार कितनी पॉपुलेशन है हमारे पास। जितनी हरियाणा में है, अकेले जितने लोग हरियाणा में रहते हैं, उतने पूरे श्रीलंका में रहते हैं। बाप रे बाप! अब एथनिक कंपोजिशन क्या थी? ये इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा कि कौन से लोग, कितने परसेंट के लोग, क्या बोलने वाले लोग, ये समझते हैं। तो 74% सिन्हाला स्पीकिंग, कितने? कितने? 74% हैं सिन्हाला स्पीकिंग, जो कि सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में। सिन्हाला एक लैंग्वेज का नाम है। फिर 18% तमिल स्पीकिंग, कितने 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 18% तमिल स्पीकिंग। अब ये 18% डिवाइडेड है 13% में और 5% में। मतलब 18% तमिल तो बोलते हैं, बट उसमें से 13% जो है वो कौन है? वहां के लोकल हैं, नेटिव्स ऑफ श्रीलंका। और 5% जो है वो इंडिया से आए हैं और वहां पे आके तमिल बोल रहे हैं। 18 और 5, 18 और 74 कितना हो गया? 8 4 जा 12, 1 इधर 92%। बाकी जो छोटे मोटे बचे, ये छोटी मोटी और लोकल लैंग्वेजेस बोलते हैं। हमारी एनसीईआरटी में जितना बताया मैंने उतना बता दिया, क्योंकि इतना ही तुम्हें लिखना है पेपर में। देन अगला, ये क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलीजन क्या है? मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। मतलब मेजॉरिटी क्या है बेटा? मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी है भैया बुद्धिस्ट। मेजॉरिटी है बुद्धिस्ट। फिर मोस्ट ऑफ तमिल्स आर हिंदू मुस्लिम, और जो तमिल्स बोलते हैं ये क्या है? ये हैं हिंदू मुस्लिम। समझ में आई क्या बात? हाँ, आ जाओ आगे। अब देखो हुआ क्या, वैसे वहां पर बेल्जियम ने क्या किया, बहुत सारे मीजर्स लगाए जिससे दोनों के दोनों ग्रुप्स मिलजुल के रहे, प्यार मोहब्बत से, लड़ाई झगड़ा ना हो। यहाँ पे श्रीलंका ने उल्टा कर दिया। श्रीलंका ने उल्टा एक रूल फॉलो किया जिसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, जिसका मतलब होता है रूल बाय मेजॉरिटी। मतलब जो भी मेजॉरिटी चाहती है वही करो, जो पॉपुलेशन ज्यादा है वही करो। और यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन था श्रीलंका में? सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन। कौन था? सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन, जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो अब गवर्नमेंट ने इनको ही सपोर्ट करना चालू कर दिया। इसी को बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, रिलीजन या लैंग्वेज के बेस पे जो ज्यादा पॉपुलेशन में उसको सपोर्ट करो। जो कि शॉर्ट टर्म में तो अच्छा होता है, बट लॉन्ग टर्म में कंट्री बर्बाद हो जाती है। आज भी देख लो श्रीलंका का क्या हाल है, और उस टाइम पे भी देख लो क्या हुआ था। देखो आज तो देखो क्या हुआ था। क्या किया? लंका बिगड़ गई। इनके ये करने से लंका बिगड़ गई। ये हमारा मेमोनिक है, ये हमारा ट्रिक है, बहुत ही प्यारा ट्रिक है। देखो, एन एक्ट वाज पास्ड इन 1956 टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। तो लंका बिगड़ गई, एल से लंका, एल से लैंग्वेज, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं ये लोग। किसको? सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं, मेजॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए 1956 में एक एक्ट पास करके। ठीक है, फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जिसमें स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉरेस्ट बुद्धिज्म। मतलब बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट भी करो और फैलाओ भी लोगों में। अब फिर से बुद्धिज्म क्यों चूज किया? क्योंकि वही मेजॉरिटी में है। देखो, सिन्हालीज लोग हैं जो बुद्धिज्म बोलते हैं, है ना, सॉरी सिन्हाला बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज और बुद्धिज्म का रिलीजन फॉलो करते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट यूज प्रेफरेंशियल पॉलिसीज टू फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटी पोजीशन में किसको फेवर करेंगे कि उसी की नौकरी लगे, वही रहे पोजीशंस पे? किसको फेवर करेंगे? सिन्हाला वाले लोगों को, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को। क्यों? फिर से रूल ऑफ मेजोरिटी। मतलब ये लोग कर क्या रहे हैं? बार बार मेजोरिटी को कर रहे हैं सपोर्ट। और ये 3 पॉइंट्स हैं। जब पूछा जाएगा कि श्रीलंका ने जो 1956 में एक्ट लाया था
उसमें क्या-क्या किया था, तो ये 3 पॉइंट्स लिखने होंगे बेटा। 1956 के एक्ट में 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, याद कैसे करना है, श्रीलंका बिगड़ गई या लंका बिगड़ गई। एल से लंका, एल से लैंग्वेज, बी से बिगड़ गई, बी से बुद्धिज्म, जी से गई। गई मतलब जी से है और जी से गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रेफरेंशियल पॉलिसीज ला दी। अब हमारा ना तुम्हें हिंदी में समझाने के लिए, इंग्लिश में समझाने के लिए एक प्यारा सा एआई बॉक्स भी रहता है। एआई बॉक्स क्या समझाता है, देखो क्या बोलता है। सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, बुद्धिज्म प्रोटेक्टेड, सिन्हालीज को जॉब्स और एडमिशन में प्रीफरेंस मिलने लग गया, यानी मेजोरिटेरियनिज्म बढ़ा, जिससे आगे अब बहुत ज्यादा भूचाल आने वाला है। अब देखो भूचाल क्या है, यही है भूचाल, यही है इम्पैक्ट, कि ये सब चीजें करने की वजह से वहां पर हुआ क्या, ये देखते हैं, आ जाओ। इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस, कि वहां पर हुआ क्या आखिरकार। भाई सच बताऊं, एक वर्ड में लिखूं, बैंड बज गई। पूरी कंट्री की बैंड बज गई, है ना, बैंड बज गई। अब देखते हैं कैसे बैंड बज गई, आ जाओ। आ जाओ देखते हैं कैसे बैंड बज गई। पहला, all these government measures gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। alienation का मतलब कि वो अलग फील करने लग गए, कि गवर्नमेंट तो बस उनका ही करती है, उनका ही सुनती है, उनका ही सब कुछ देखती है। भाई हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारी तो रिस्पेक्ट ही नहीं है, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, साडी तो कोई इज्जत ही नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता ਤੁਹਾਡੀ, सॉरी क्या साढ़े लोग, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता, साड़ा कुत्ता टॉमी, हैं? ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, क्यों भाई क्यों? मतलब तुम सिर्फ उनकी ही बात सुनोगे, सिन्हाला वालों की? वो लोग जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट के पॉलिसी में उसको सपोर्ट कर रहे हो, यूनिवर्सिटी और पोजीशंस पे जॉब उसकी लगवा रहे हो, लैंग्वेज को उनके ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है। अरे हमारा क्या, इसी को बोलते हैं एलाइनेशन की फीलिंग, है ना, कि अलग फील होने लग गया यार, बिल्कुल। अब अगला पॉइंट क्या है, दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उनको लगने लग गया कि भाई हमारे लैंग्वेज हमारे कल्चर के लिए तो कोई साला है ही नहीं है देखने को, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे बारे में सोचती ही नहीं है। तो दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। फेल्ट क्या, बार-बार लिख रहा है दे फेल्ट, अरे फेल्ट क्या, ये तो रियलिटी है ना। उनके साथ तो यही हो रहा था, गवर्नमेंट पॉलिसी में उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको ऐसा फील होगा ही, डिस्क्रिमिनेशन फील होगा। इनको ना जॉब मिल रही है, ना अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, और इनको इग्नोर किया जा रहा है, इनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। रिटेलिएशन टू दीस चेंजेस अब आने लग गए। ये पॉइंट देखो, रिटेलिएशन टू दीस चेंजेस, मतलब 1 2 3 हमने पढ़ लिया। अगर आएगा एग्जाम में कि इंपैक्ट ऑफ दीस चेंजेस, इंपैक्ट अगर पूछा जाएगा तो 1 2 3। अब अगर पूछा जाएगा कि जरा बताओ बेटा कि इसका रिटेलिएशन क्या था, देखो ये लाइन डिवाइड कर दी। रिटेलिएशन क्या था, रिटेलिएशन यानी रिप्लाई कैसे किया श्रीलंकन तमिल्स ने। अब उनके ऊपर इतना गलत हुआ, उनको ये चीज फीलिंग भी आ गई कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने रिप्लाई कैसे किया, ये भी तो जानना जरूरी है। कैसे किया रिप्लाई, और देखते हैं, आ जाओ देखते हैं, ब्लू कलर से देखते हैं। पहला रिप्लाई, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहला रिप्लाई किया कि उन्होंने, हाँ उन्होंने अपना खुद का पार्टी बनाना शुरू किया, क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज तो उनके बारे में सुन ही नहीं रही थी। खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई, स्ट्रगल करी अपने रिकॉग्निशन के लिए, कि भाई जैसे तुमने सिन्हाला को बनाया है वैसे तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ कम से कम। फिर दूसरा पॉइंट, मूवमेंट लॉन्च्ड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, डरना नहीं है इस टर्म को देख के। ऑटोनॉमी का मतलब होता है आजादी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है आजादी। रीजनल मतलब कोई एक स्पेसिफिक इलाके की, है ना, तो कोई स्पेसिफिक इलाके की आजादी, यानी कि कोई एक एरिया, कोई एक एरिया स्पेसिफिक आजाद कर दीजिए और वो हमें दे दीजिए, वहां पर हम अपना चुपचाप रह लेंगे, आप अपना सिन्हाला सिन्हाला खेलते रहिए। तो ये इनकी डिमांड थी। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तीसरा, बाय 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil इलाम। अब देखो, जब ये सबसे थक के हार गए तो 1980s में बहुत सारी पार्टीज बनने लग गई, जिन्होंने डिमांड क्या किया कि एक सेपरेट तमिल इलाम चाहिए, यानी एक सेपरेट स्टेट चाहिए हमें, जहां पे हम अपना तमिल वाले लोग रहेंगे, आपसे कोई लेना देना नहीं है, टाटा बाय बाय, ठीक है। इन्होंने बोला कहां पे चाहिए था, इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। अगर तुम श्रीलंका को देखो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये चाहिए था इनको यहाँ पर, ये यहाँ पर, जो भी पूरा ऑरेंज वाला रीजन है। क्यों यहाँ पर चाहिए था, क्योंकि यहीं पर इनकी पॉपुलेशन थी, देखो ये लिखा हुआ है, यहीं पर इनकी पॉपुलेशन थी। येलो वाले पूरे बड़े बड़े रीजन में देखो वो लोग रह रहे थे, कौन लोग, सिन्हाला वाले लोग, जो 74% थे, ठीक। तो इन्होंने नॉर्थर्न और ईस्टर्न श्रीलंका में मांगा कि सेपरेट तमिल इलाम हमें ला करके दो। अगला पॉइंट क्या है,
अगला पॉइंट है सिविल वॉर कि आखिर में जब ये लोगों ने नहीं सुना, इनकी ये डिमांड्स थी बट इनकी डिमांड्स को किसी ने नहीं सुना, तो आखिर में होता है सिविल वॉर, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। मतलब कंट्री के ही अंदर दो ग्रुप में लड़ाई हो जाए और इतनी तगड़ी हो जाए कि जैसे लगने लग जाए कि वो वॉर है, ठीक है? ऐसा लगने लग गया कि श्रीलंका में वॉर हो चुकी है। श्रीलंका किसी और कंट्री से नहीं लड़ रहा है, श्रीलंका के अंदर ही लोग लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो किया। मतलब अरे भैया स्पेलिंग ही नहीं पता चल रही है, आप बार-बार वर्ड बोले जा रहे हो। देखो, लिखो, देखो मेजर, मेजॉरी, मेजॉरी करो, टेरियनिज्म। इसीलिए ऐसे प्रोनाउंस करो कि स्पेलिंग याद हो जाए। मेजॉरिटेरियनिज्म, RIANISM, ठीक है? मेजॉरिटेरियनिज्म जिसका मतलब है सिर्फ मेजॉरिटी को सपोर्ट करना। अब देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इन द मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंका? ऑफ कोर्स सिन्हाला स्पीकर। अगर रिलीजन के हिसाब से पूछे तो रिलीजन के हिसाब से कौन सा? बुद्धिस्ट, बी। चलो आएंगे आगे और ये क्वेश्चन का जवाब जो दे देगा वो है आज का विनर। विनर को क्या मिलेगा? विनर को मिलेगा, विनर को मिलेगा, विनर को मिलेगा ये, विनर को मिलेगा ये। इसका जवाब बता दो चलो, जवाब बता दो चलो, क्या है जवाब? द लॉ इनैक्टेड इन 1956 एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेड टू मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन श्रीलंका सपोर्ट द स्टेटमेंट। भाई ये कोई क्वेश्चन है? ये कोई क्वेश्चन है? सीबीएसई वाले अगर क्वेश्चन पूछेंगे ना तो बोलना ओए क्या ये क्वेश्चन पूछा है? अक्षय भैया ने सब पढ़ा करके भेजा है और मैं खुद सब पढ़ करके आया हूँ। तेरी तो बेटा फील्डिंग सेट है, तेरी नहीं सीबीएसई वालों की। सीबीएसई वालों को बोलना है सीबीएसई तेरी बेटा फील्डिंग सेट है क्योंकि अब मैं रेडी हूँ। ये कोई सवाल है यार? ऐसे ही घुमाते हैं क्वेश्चन को सोशल साइंस में। देखो कैसे घुमा करके यूं क्वेश्चन पूछा है, घुमा करके। है वही सिंपल क्वेश्चन जो हम पढ़ के आए हैं। लॉ इनैक्टेड इन 1956 जो उसमें एक्ट आया था, लॉ आया था, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाए गए थे उससे क्या हुआ, दोनों कम्युनिटीज के बीच में काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ। तो अब इसको बताओ। तो भाई जो गलती करी थी उन्होंने बता दो, वही लंका बिगड़ गई। एल से क्या किया था? लैंग्वेज सिन्हाला को बना दिया ऑफिशियल। बी से बुद्धिज्म को सपोर्ट करना है। जी से गवर्नमेंट जॉब्स और पॉलिसीज में सिन्हाला एप्लीकेंट्स को, यानी सिन्हाला वाले जो एप्लीकेशन भर रहे हैं उनको सपोर्ट करने को बोल दिया था, है ना? देखो सिन्हाला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल पॉलिसीज ला दी गई, इस तरह की चीजें करी गई और बुद्धिज्म का प्रोटेक्शन मांगा गया कि भाई बुद्धिज्म जो लोग फॉलो कर रहे हैं सिन्हाला वाले उनको, उनका रिलीजन को बचाओ, प्रोटेक्ट करो और आगे बढ़ाओ। और डिनायल ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स, तमिल वालों को तो जो वो बेचारे मांग भी रहे थे उनको मना कर दिया, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, मना कर दिया। और हुआ क्या इससे? राइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनली हो जाता है सिविल वॉर जो तुम पढ़ सकते हो। आ जाओ आगे। अब ये है पावर शेयरिंग। बहुत सारे टाइप्स की पावर शेयरिंग होती है, हमें सारे टाइप्स की पढ़नी है। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले वर्टिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, फिर उसके बाद पावर शेयरिंग विद द प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। एक ही पेज पे सारा बता दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड देन लास्ट में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या सारा पढ़ने के लिए रेडी हैं? हाँ भैया रेडी हैं, हाँ भैया रेडी हैं। चलो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब इसमें होता क्या है? वर्टिकल शेयरिंग होती है, यानी ऊपर वाला ज्यादा पावरफुल, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला। ऊपर वाला ज्यादा पावरफुल, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला। जैसे भैया इसका एग्जांपल दे दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर आखिरी में कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे कि तुमने ब्रुसेल्स में या बेल्जियम में देखी थी। ठीक है? अब होता क्या है इसमें? मीनिंग क्या है? पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसको क्या बोलते हैं? लेवल, अलग-अलग लेवल है। लेवल 1 2 3 सबसे पावरफुल सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर लोकल लेवल गवर्नमेंट जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। अब सेंट्रल, स्टेट, लोकल, लोकल बोलो या कम्युनिटी बोलो। एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत। इंडिया का एग्जांपल ये हो गया, ग्राम पंचायत वगैरह। अब दूसरा देखो, ये वाला वर्टिकल देख लिया, अब एक बार इसको देख लो हॉरिजॉन्टल को। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? ऐसे लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल रखो, लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे और इसी पर रहेंगे। इसमें तो क्या है, नीचे आते जा रहे हैं ना ऊपर से, तो इसमें पावर नीचे आती जा रही है, ऊपर वाले की ज्यादा, नीचे वाले की कम। इसमें हॉरिजॉन्टल है सीधी, यानी सबकी पावर बराबर है। देखो यूं यूं यूं। कौन कौन है? जे ई एल। अरे यार बालों में जेल तो लगाया होगा, सेट वेट तो देखा ही होगा, सेट वेट का ऐड देखा होगा, लगाया होगा, कूल बनने की कोशिश करी होगी उसके सामने और रिप्लाई में आया होगा ओए कबूतर लग रहा है, निकल यहाँ से। है ना रिप्लाई ऐसा? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। जेल याद कर लो। जेल से क्या है भैया मतलब? भैया जेल से क्या मतलब है? ये से है
जुडिशियरी, ई से है एग्जीक्यूटिव और एल से है लेजिस्लेटिव। 3 हो गए क्या? हाँ भैया 3 हो गए। अब ये तीनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, यानी कोई भी किसी के भी नीचे नहीं है कि कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई नीचे, ऐसा नहीं है। तीनों हॉरिजॉन्टल है, यानी तीनों इक्वल पावर की है। देखो, इसको बोलते हैं पावर शेयर्ड अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट द सेम लेवल पे है। एग्जाम्पल वही जेल। अब इसी को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। क्यों बोलते हैं इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस? कोई बता सकता है क्या? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को चेक कर सकते हैं ना भाई। अपने इंडिया में एग्जांपल देखो, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव कौन है? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सब। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव कौन है? लोकसभा, राज्यसभा। सब एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, एक दूसरे को। अगर कुछ लोकसभा, राज्यसभा में गलत बिल पास हो गया, तो जुडिशरी में जाकर उसको चैलेंज करो, सुप्रीम कोर्ट उसपे सही फैसला सुनाएगा। जैसे एनिमल बिल आया था एक बीच में, जो कि पास करने ही वाले थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया, क्योंकि पब्लिक ने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अगर कोई एग्जीक्यूटिव से गलती हो रही है, एग्जीक्यूटिव जैसे कि पुलिस हो गए, अफसर हो गए, मतलब जो लोग लॉ को फॉलो करवाते हैं, तो पुलिस अगर तुम्हारा जबरदस्ती चालान काट रही है, मान लो पुलिस बोल रही है कि तुम्हारा गाड़ी के अंदर चालान काटेंगे अगर कार के अंदर हेलमेट नहीं पहना। अबे, कार के अंदर हेलमेट नहीं पहना? हाँ, कार के अंदर भी अगर हेलमेट नहीं पहना, तो तुम्हारा चालान काटा जाएगा। तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? तुम जा करके सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील फाइल कर दोगे कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट वालों सुनो, पुलिस वाला पागल हो गया है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह से सब कुछ है। फिर ऐसे लेजिस्लेटिव भी है ना? कोई गलत कानून पास करेंगे तो चैलेंज कर सकते हो। और जुडिशरी का भी है। अगर मान लो जुडिशरी वैसे तो सबसे पावरफुल होती है फेडरल गवर्नमेंट में, बट अगर जुडिशरी से भी कोई गलती होती है तो वो उसको एक्सेप्ट करती है, उसको चैलेंज किया जा सकता है लोकसभा, राज्यसभा के अंदर, उस पे डिस्कशन हो सकता है, पब्लिक ओपिनियन माना जा सकता है, बहुत सारी चीजें होती है ना? चलो, अब देखो, हमने देख लिया वर्टिकल, हमने देख लिया हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? लेवल्स में होता है। ये क्या है? चेक्स एंड बैलेंस वाला, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं और एक दूसरे की पावर बैलेंस करते रहते हैं कि किसी एक के पास, किसी एक ऑर्गन के पास बहुत ज्यादा पावर ना आए। तो ऑर्गन्स में बोलते हैं और इसको लेवल्स में बोलते हैं। पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब भैया पावर शेयरिंग क्या पॉलिटिकल पार्टी भी करती है? अरे, मैं तो सोचा था भैया कि मैं मिनिस्टर बनूंगा, सरकार तो साडी अपनी है, मैं तो पावरफुल बनूंगा, मुझे शेयर करनी पड़ेगी पावर। हाँ, जैसे अभी बिहार इलेक्शंस हुए थे कुछ दिन पहले इसी साल, बिहार इलेक्शन हुए थे। अब हुआ क्या उसमें? उसमें तुम्हें लग रहा होगा बीजेपी जीती, लेकिन नहीं, उसमें जीता है एनडीए। एनडीए एक पूरा कोalition है, एनडीए एक पूरा गवर्नमेंट है, एनडीए एक पूरा कोalition है, एनडीए कोalition है, एक ग्रुप है जिसके अंदर बीजेपी है, जिसके अंदर बीजेपी है, जिसके अंदर जेडीयू है, इसके अंदर और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, है ना? सारे मिल करके हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज भी आपस में शेयरिंग करती हैं, तभी जाकर के सरकार बन पाती है। डिफरेंट पार्टी शेयर पावर ऑफन थ्रू कोalition। जैसे एनडीए 1999 में भी थी, फिर यूपीए थी कांग्रेस वाली, फिर बीजेपी लेड कोalition आ गया, है ना? तो इस तरह से चलता रहता है। अब देखते हैं हम लोग पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, कि भाई सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयरिंग होती है, याद रखना। देखो तुम्हारी किताब में ना 4 ही दिया है, मैं 5 समझा रहा हूँ, 5 तरीके। क्यों? क्योंकि एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, पांचों लिखने पड़ेंगे। देखो, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, गिविंग माइनॉरिटी कम्युनिटी फेयर रिप्रेजेंटेशन। यार देखो, सालों से क्या होते आया, कुछ कुछ कम्युनिटी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्स थे, बहुत ज्यादा पैसा था, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी। ऐसा हुआ है हर कंट्री में, हमारे कंट्री में भी। तो जो माइनॉरिटीज थी, माइनॉरिटीज मतलब जो अंडर रिप्रेजेंटेड थी, अंडर रिप्रेजेंटेड मतलब जो अच्छी पोस्ट पे नहीं थे, अच्छी नौकरी पे नहीं थे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई बेचारों को, उनको रिजर्वेशन दी जाती है। ठीक है, उनको रिजर्वेशन दी जाती है इंडिया के अंदर, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल वाले भी, जनरल में भी जो ईडब्ल्यूएस हैं उनको भी। तो यानी कि जो जो लोगों को जरूरत है सबको रिजर्वेशन मिलता है, ताकि बराबरी हो सके, है ना? ऐसा ना हो कि एक ही ग्रुप आगे बढ़ता चला जाए। ये सोशल जस्टिस के लिए बनाया गया है। आखिरकार ये पावर शेयर ही हो रही है इस तरह से भी, ठीक है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। इंडिया में एग्जांपल है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मैंने बताया, और वहां पे एग्जांपल है बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट। वहां पर देखो तीनों लैंग्वेज के लिए था, जर्मन, फ्रेंच, डच, तीनों के लिए। फिर एक आखिरी बचता है पावर शेयरिंग विद प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स, तुमने सुना होगा यार कि स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो स्टूडेंट यूनियन वाले आ जाते हैं, है ना? स्टूडेंट यूनियन, जैसे कि एग्जांपल है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और उसी तरह से कई और सारे एग्जांपल हैं, जैसे एनएसयूआई,
बहुत सारे इस तरह स्टूडेंट यूनियन है। तुमने देखा कि किसान के खिलाफ कुछ खत्म होता है, किसान के खिलाफ कुछ खराब होता है, तो क्या होता है? तो वहाँ पर किसान लोग आ जाते हैं, वहाँ पर उनका यूनियन आ जाता है, एग्रीकल्चरल यूनियन आता है, बिज़नेसमैन के खिलाफ कुछ होता है, उनका यूनियन आता है। अपना-अपना यूनियन का अपना-अपना ग्रुप बना हुआ है, ठीक है? मीनिंग ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन। तो ये लोग आएँगे, प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट कुछ गलत करेगी तो उसको बोलेंगे, तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट के डिसीजन पे इन्फ्लुएंस आएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए एबीवीपी है, एबीवीपी और इंडस्ट्रियल ग्रुप के लिए एफआईसीसीआई है। एफआईसीसीआई का फुल फॉर्म फटाफट से अपने एनसीईआरटी में देखना। तो अगर पावर शेयरिंग का फॉर्म्स लिखने को आएगा बेटा, 5 फॉर्म्स लिखनी है। पाँचों फॉर्म्स यहाँ पे आ जाओ। ये एक आ सकता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन कि क्या दिखा रहा है, तो याद रखना यहाँ पे 2 स्टीयरिंग दिखाई जा रही है, मतलब कि गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल होता है अगर 2 स्टीयरिंग हो। वैसे ही सरकार चलाना मुश्किल होता है अगर कोalition गवर्नमेंट हो। जैसे एनडीए अभी बिहार में जीती, एक तरफ नीतीश बाबू बैठे हैं, नीतीश सर, और एक तरफ पीएम मोदी बीजेपी वाले बैठे हुए हैं। अब दोनों को चलाने में दिक्कत हो रही है, कोई चाह रहा है ये डिसीजन लो, कोई चाह रहा है वो डिसीजन लो। तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग अ कोalition गवर्नमेंट मतलब कोलैबोरेशन करके जो गवर्नमेंट बनती है। चलो, अब देखो रीजंस आते हैं कि भाई अब तक तो हमने इतना पढ़ा, बट पावर शेयरिंग करने का कोई रीजन है क्या? हाँ भाई, दो दो टाइप के रीजन है, दो दो टाइप के रीजन है, मतलब एक प्रूडेंशियल रीजन है और एक मॉरल रीजन है। तो प्रूडेंशियल रीजन मतलब होता है बेटा प्रैक्टिकल, और मॉरल रीजन मतलब होता है बुकिश, कि जो किताबों में लिखा है, बुकिश रीजन। तो प्रैक्टिकल रीजन कौन कौन से हैं? 3। पहला, इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। भाई ऑफ कोर्स लड़ाई नहीं होती है, जैसे कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग कर दी गई तो वहां लड़ाई नहीं हुई। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल चलता है अगर पावर शेयर्ड है तो, वरना लड़ाई होगी, प्रोटेस्ट होगा। तीसरा, बेटर आउटकम, अच्छे आउटकम्स भी निकलते हैं, जैसे कि पावर शेयरिंग नहीं करी गई तो बुरे आउटकम निकले श्रीलंका के साथ। रियल लाइफ एग्जांपल लिख के आना हमेशा आंसर शीट में, जब अपना आंसर लिखना, प्रेजेंटेशन करना, एग्जाम्पल्स डालना। और मैं तुमको इतना पढ़ा दे रहा हूँ ना, अगर घुमा के भी पूछा जाए, मान लो पूछा जाए कि बेल्जियम सक्सेसफुल निकला, श्रीलंका फेल हो गया, क्यों? क्योंकि यही चीज रीजन है भाई, वहां प्रैक्टिकल रीजन वर्कआउट कर गए पावर शेयरिंग के, और श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो किया, मेजोरिटी को साथ दिया, तो इसलिए वहां पे लॉन्ग रन में सत्यानाश हो गया। ठीक है। अब इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, एक बुकिश रीजन है। पीपल हैव टू राइट टू बी कंसल्टेड गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस, ये भी एक बुकिश रीजन है कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को राइट होना चाहिए कि उनसे पूछ करके उनके ऊपर राज्य करो। वाह 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 वाह। फिर तीसरा, पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। तो सारे ये बुकिश रीजन्स हैं। इस तरह का हमने किया चैप्टर कंप्लीट। अब देख लो एक समरी, समरी में पूरा रिवीजन कर सकते हो, और मिलेंगे अगले चैप्टर में। वेलकम पढ़ले गैंग। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में योगी जी हैं। नमस्कार पढ़ले गैंग, मैं हूं योगी आदित्यनाथ। आज का टॉपिक फेडरलिज्म। सर सीधा सवाल, ये फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास नहीं होती, बल्कि सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड होती है। सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एग्जाम्पल? इंडिया में डिफेंस जैसे मैटर्स सेंटर के पास होते हैं, और पुलिस, एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट स्टेट्स हैंडल करती हैं। यही पावर शेयरिंग फेडरलिज्म की बैकबोन है। तो इंडिया यूनिटरी है या फेडरल? कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को बोला यूनियन ऑफ स्टेट्स, पर स्ट्रक्चर पूरी तरह फेडरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू पावर क्लियरली डिफाइन की गई है। इससे फायदा क्या होता है? यूनिटी भी बनती है और डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट भी होता है। अलग लैंग्वेजेस, कल्चर्स और रीजन्स को उनका स्पेस मिलता है बिना कंट्री तोड़े। तो याद रखो पढ़ले गैंग, फेडरलिज्म का मतलब सिर्फ पावर डिवाइड करना नहीं, बल्कि साथ रहकर पावर शेयर करना है। पढ़ो, समझो, सिस्टम को स्ट्रांग बनाओ। भैया पावर शेयरिंग पढ़ लिया हमने, टाइमर चल रहा है, जल्दी जल्दी से फेडरलिज्म को भी निपटा दो। आ जाओ, आ जाओ। फेडरलिज्म बिल्कुल पावर शेयरिंग से रिलेटेड चैप्टर है। फेडरलिज्म डिवाइड्स पावर between Federalism divides power between a central government and smaller units within a country, each with independent authority. फेडरलिज्म का मतलब क्या है? दो या दो से ज्यादा टीयर्स में, किसमें? टीयर्स में, जैसे यूनिट्स को ही बोलते हैं, टीयर्स में पावर को बांट देना। ठीक है, जिससे क्या होगा कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट नहीं रहेगी, इंस्टेट बट जाएगी, जैसे कि एक सेंट्रल हो गई, एक स्टेट हो गई, एक लोकल हो गई, अपने हिसाब से बांट देना। ठीक है,
मतलब पावर को सेंट्रल से बांट के दूसरे लोगों में भी पहुंचा देना, इसको फेडरलिज्म बोलते हैं। बात हो गई क्लियर। बट सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट तो हर जगह होती नहीं है, दो टाइप की होती है। एक फेडरल होती है, जो लोग फेडरलिज्म फॉलो करते हैं, जो फेडरलिज्म फॉलो नहीं करते, पावर को एकदम कंसंट्रेटेड रखते हैं, उसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। दोनों में ना डिफरेंस तुम्हारा 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलो देख लेते हैं, 3 नंबर तुम्हारे पक्के करा देते हैं। आ जाओ, 3 नंबर पक्के हैं भैया, इसमें से देख लो। फेडरल गवर्नमेंट, देयर आर 2 और मोर लेवल्स। देखो मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा होंगे, ठीक है। मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा होंगे। जैसे 2 मिनिमम कौन से, सेंटर और स्टेट। और अगर लोकल लेवल पे बनाएंगे तो और पावर शेयरिंग करके और लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स बना सकते हैं। ऑल लेवल्स हैव देयर ओन एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन विथ नो सबऑर्डिनेशन। सारे एरिया का अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन है, सबको पता है कि उनका एरिया ऑफ कंट्रोल कहाँ है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब उनका एरिया ऑफ कंट्रोल विथ नो सबऑर्डिनेशन, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, सबका अपना अपना एरिया कंट्रोल है, ठीक है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का अपना यूपी में कंट्रोल है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है यूपी के, तो उनका अपना पूरा हक है यूपी में जो मर्जी वो करें। कभी राम मंदिर बनाए, कभी अस्पताल बनाए, कभी मंदिर बनाए, कभी मस्जिद बनाए, जो मर्जी करें, उनका मन है अपना। और वहीं जो राजस्थान के सीएम है वहां उनका अपना मन है, जो बिहार के सीएम है वहां अपना मन है। गवर्नमेंट जो है उनकी वो सबऑर्डिनेट नहीं है, यानी डिपेंडेंट नहीं है, और उनका एरिया ऑफ कंट्रोल भी है। मतलब ज्यूरिसडिक्शन लिखा हुआ है भाई, वो नहीं कि यूपी के सीएम चाहेंगे तो राजस्थान में कुछ करने लग जाएंगे, राजस्थान के सीएम चाहेंगे तो बिहार में, ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना डिवाइडेड है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती, ओए चल ये काम कर, ऐसा नहीं होगा, सबका अपना अपना है। स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर, उसकी अपनी पावर है। तो ये हो गया, ये हो गया कौन, ये हो गया भैया ऊपर वाला, फेडरल गवर्नमेंट। अब आओ यूनिटरी सिस्टम देखते हैं। यूनिटरी सिस्टम क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है। यूनिटरी सिस्टम, देयर इज वन ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और मे हैव सब यूनिट्स। एक ही मेन गवर्नमेंट है, मेन गवर्नमेंट एक ही है, सब यूनिट्स छोटे मोटे हो सकते हैं, वरना क्या पता वो भी ना हो। फिर इफ प्रेजेंट सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अगर यूनिट्स प्रेजेंट हैं तो वो कैसे होंगे पता है, सबसे ऊपर सबसे पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, और ये सारे सबऑर्डिनेट है, सारे डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर। कुछ भी पूछना पड़ेगा कि सर 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 ये कर लूं, सर वो कर लूं, ऐसा रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट में, यूनिटरी में ऐसा है। द गवर्नमेंट पास ऑर्डर टू द स्टेट एंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल उसका उल्टा, ठीक है। आ जाओ आगे। अब हम देखेंगे कि फेडरलिज्म के क्या-क्या फीचर्स हैं। भाई साहब फेडरलिज्म के फीचर्स भी हैं। पिक्चर देख के कार नहीं लेते, इंजन तगड़ा रखे हैं, गाना है ना, पिक्चर देख के कार नहीं लेंदे, इंजन तगड़ा रखे हैं। तो इंजन तो भाई तगड़ा लेते ही हैं। ऐसे मैंने भी किया था, पता है, जब मुझे गाड़ी लेनी थी, बहुत सारे फीचर्स की गाड़ियां दिख रही थी, मुझे दिख रहा था कि भाई मैं क्रेटा ले लूं, मैं किया की सेल्टॉस ले लूं, कुछ और ले लूं, कुछ और ले लूं। फिर मैंने सोचा भाई इंजन तगड़ा लेते हैं, और जैसे इंजन तगड़ा दिमाग में आया, दिमाग में आई स्कॉर्पियो, गया स्कॉर्पियो ले ली। ये होता है, इंजन देख के कार नहीं लेते, फीचर तगड़ा। लेकिन बेटा तुम्हें फीचर तगड़ा जानना पड़ेगा, सिर्फ इंजन से काम नहीं चलेगा, है ना। इंजन तो तुमने देख लिया कि मेन इंजन क्या है फेडरलिज्म का। मेन इंजन क्या है कि भाई 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स में पावर बटी रहेंगी। तो फीचर्स भी देख लो, फीचर्स, इसके लिए भी हमारे पास कोड है, इसके लिए हमारे पास निमोनिक है, जोकर्स, JOCURS। शुरू करते हैं, जे, पहला जे से ज्यूरिसडिक्शन, कि सब जो डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट है, ये सेम ही सिटीजन पे रूल करती है, बट सबका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन, स्पेसिफिक मैटर्स का कंट्रोल कितना है, क्या है, वो सब लिखा होता है, ठीक है। लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सब लिखा होता है कि भाई इसका कंट्रोल कितना है, टैक्सेशन कितना रहेगा, रेवेन्यू कहां से आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन पावर कितनी रहेगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव, द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम का 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। पहला, पहला क्या, जल्दी बोलेंगे, ये 1 मार्कर में भी आता है, हैशटैग लगा लो कि फेडरल सिस्टम की 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या। एक, एक पहली, सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, पहले तो सेफ गार्ड करो और प्रमोट करो यूनिटी को कंट्री की, और दूसरा क्या करो, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, कि जो इतने सारे अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं उसको एकोमोडेट, यानी सबको साथ लेके चलो, को साथ लेके चलो। फिर सी, तीसरा है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये है तीसरा, कंसेंट। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेंट यानी भाई से पूछ करके कोई काम करना है, मतलब द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली मैनेज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोई एक ही
गवर्नमेंट का लेवल चाहे, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर देगी, फंडामेंटल प्रोविजन चेंज कर देगी? नहीं। या सेंट्रल चाहे कर लेगी? नहीं। फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भी फंडामेंटल लॉज हैं या जो भी बेसिक लॉज हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो कोई एक नहीं चेंज कर पाएगा। उसके लिए सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट, यानी दोनों लोगों का यस होना चाहिए, ऑफ बोथ द लेवल्स या ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलो अब आते हैं अगला फीचर। अगला फीचर, चौथा फीचर, यू। क्या हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम देख रहे हैं मिमोनिक जोकर, JOCU। क्या देख रहे हैं भैया? भैया हम देख रहे हैं जोकर, JACURS। ये देख लिया, ओ देख लिया, सी देख लिया। चौथा फीचर यू। चौथा फीचर यू। यू क्या है? अंपायर। Courts have the power to interpret courts have the power to interpret the constitution and powers of different levels of government। ठीक है, कोर्ट के पास भाई फाइनल पावर है। क्यों अंपायर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कोर्ट्स एक्ट लाइक अंपायर, द हाईएस्ट कोर्ट्स एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर लड़ाई हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, मोदी जी और योगी जी में, तो सुप्रीम कोर्ट आएगा, बोलेगा मैं डिसाइड करता हूँ, हट जाओ बेटा लोग। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही अल्टीमेट अंपायर है। फिर पांचवा पॉइंट है रिवेन्यू। तो सोर्स ऑफ रिवेन्यू जो है सबका अपने अपना गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का, सबका अपना अपना स्पेसिफाइड है, लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि कोई पैसा लूटने लग जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले अपना रेवेन्यू हमको दे दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सबका अपना लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी इंडिपेंडेंस के लिए। फिर आता है 6 एस, स्पेसिफाइड, मतलब ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गए जोकर्स यानी फीचर सारे के सारे। चलो अब देखते हैं कि इंडिया में फेडरल सिस्टम कैसे वर्क करता है। बताओ कैसे वर्क करता है? जल्दी 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 जल्दी, आई शुड हियर यू। बताओ, सुनाई दे रहा है मुझे? बहरा नहीं हूं मैं। एनिमल वाला डायलॉग याद आ गया है ना? एनिमल मूवी यार किसने किसने देखी थी? इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। भाई इंडिया एज अ फेडरल सिस्टम कैसे वर्क करता है? मतलब इंडिया में जो फेडरल सिस्टम अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, जोकर्स वाले सारे फीचर्स और दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये सब कैसे वर्क करते हैं ये देखना पड़ेगा। तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विद अ टू टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर टू टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और लेटर यानी कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, एक थर्ड गवर्नमेंट को भी ला दिया गया है यहाँ पे, जिसको पंचायत बोलते हैं गांव में, म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं शहर में। फिर एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ऑल थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। ये नहीं कि कोई पेपर पे लिखा है कल को हट जाएगा, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मतलब इंडिया में तीनों चीजें फॉलो की जाती है, सिंपल सी बात। और और कैसे फेडरलिज्म को डीपर लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए ये समझो सारे पॉइंट्स। उसके लिए ये सारे पॉइंट समझो। क्या? इंडिया प्रैक्टिसेस फेडरलिज्म विद पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सही बात है। जम्मू कश्मीर लॉस्ट इट्स स्पेशल स्टेटस इन 2019 में, वहां पे जम्मू कश्मीर में वो आर्टिकल हटा दिया गया, आर्टिकल 370। ठीक है। फिर यूनियन टेरिटरीज लाइक चंडीगढ़, तो वो तो यूनियन टेरिटरी से हट गया, जम्मू कश्मीर का जो चीज था वो मैटर सॉल्व हो गया, स्पेशल पावर दी जाती है कई कई जगह पर, वो हट दी गई। बट जो यूनियन टेरिटरीज है इनकी अपनी स्पेशल पावर होती है। जैसे अभी क्या क्या है हमारे पास चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। इनके पास स्टेट पावर नहीं है, इनकी अपनी स्पेशल पावर है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। इनका कोई सीएम वगैरह नहीं होता है, स्टेट पावर नहीं होता है। सॉरी, सीएम होता है, सीएम होता है भाई, दिल्ली दिल्ली का सीएम नहीं होता है बोल रहा हूँ, सीएम होता है। बस कुछ-कुछ पावर्स ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जैसे दिल्ली में सीएम कोई भी बन जाए, चाहे केजरीवाल जी थे, चाहे अभी एक अनपढ़ औरत है, कोई भी रहे। जो कुछ-कुछ पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे कि पता है कौन? जैसे कि मोदी जी इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो पुलिस की पावर जो है वो उनके हाथ में है कि दिल्ली पुलिस कब क्या करेगी। कभी भी किसी को भी मारने लग जाती है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, दिल्ली पुलिस आके कूटने लग जाती है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर के हाथ में है, अमित शाह जी के हाथ में है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये तरीका है यूनियन टेरिटरी का। इनके पास एक स्पेशल पावर होती है, स्टेट पावर नहीं होती है। दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ एग्जाम्पल हो गए। फिर चेंजिंग पावर रिक्वायर्ड टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखो, रूल होता है फेडरलिज्म का कि भाई कोई भी चेंज करना है तो दोनों तरफ से कंसेंट हाँ होना चाहिए। तो कंसेंट यहाँ पे है, टू थर्ड से ज्यादा टोटल चाहिए यहाँ पर कंसेंट, एंड अप्रूवल फ्रॉम एटलीस्ट वन हाफ ऑफ टोटल सीट। एक तो टू थर्ड से चाहिए मेजोरिटी दोनों हाउसेस से, और दूसरा एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स हैं हाफ स्टेट हाँ बोल देंगे, तो जाके कोई पावर शेयरिंग, तब जाके कोई पावर शेयरिंग चेंजेस ऐसे होते हैं। फिर डिस्प्यूट बिटवीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर रिजॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो मतलब सारे फीचर्स फॉलो कर रहा है, तो इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट है।
अब वही लिखने आएगा, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। जो मैंने पढ़ाया वो तुम्हें लिख देना है सारा का सारा, वो तुम्हें लिख देना है सारा का सारा। भाई 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर है। पावर का डिवीजन कैसे है? 3 लिस्ट में, 3 लिस्ट बनाई गई है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। चलो आ गए लिस्ट पे, आ गए लिस्ट पे, आ जाओ भैया यार, हमें तो ये लिस्ट नहीं पढ़नी है, हमें तो ना नाम चाहिए टॉपर्स की लिस्ट में। तो टॉपर्स की लिस्ट में चाहिए तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्विज अटेम्प्ट करना पड़ेगा, टाइमर का रिस्पेक्ट करते हुए जल्दी पढ़ना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो पढ़ते जाओ, समझते जाओ। आ जाओ। पहला 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 क्या है भैया? पहला है भैया यूनियन लिस्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस जुरिसडिक्शन फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट थ्रू लिस्ट। लिस्ट होता है सबका। यूनियन लिस्ट जो होता है इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ इसका अथॉरिटी रखती है लॉज बनाने का और इसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें डिसीजन लेने का। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? इसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी भैया। ऐसे सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में पाए जाते हैं जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। इसका एग्जांपल है डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, ये सब। अब भाई यार कुछ भी होगा, मान लो डिफेंस, पाकिस्तान से वॉर हो गई, तो वो कौन देखेगा? वो यूनियन लिस्ट का मैटर है, वो मोदी जी देखेंगे, वो देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बड़े लोग देखेंगे। कोई भी रैंडम स्टेट का सीएम नहीं बताएगा कि क्या करना है, ठीक है, क्योंकि वो यूनियन लिस्ट का नेशनल इंपॉर्टेंस का नेशनल मैटर है, ठीक है, इसलिए। दूसरा क्या है? स्टेट लिस्ट। स्टेट वाले कामों में काम आएगी। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल लेवल फ्रॉम डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। दिनचर्या में डेली 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 एडमिनिस्ट्रेशन इजी होता जाए। जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या है? पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कॉमर्स, ठीक है। इसके लॉज कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट लॉज इसका बनाती है सारे सब्जेक्ट्स का। फिर आता है तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है भैया? ये इंटरेस्ट दोनों का है, मतलब इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो भाई कॉन्करेंट है, कोलाइड हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है उसमें, स्टेट गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है उसमें। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन, ये सारे। अब अगर ऐसे केस में भैया कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या होगा? देखो इस पे दोनों लोग का राइट है, सेंटर का भी और स्टेट का भी। अब इसमें कॉन्करेंट वाले काम में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कौन माना जाएगा, किसका माना जाएगा? सेंट्रल लॉ जीतेगा, सेंट्रल लॉ इस वाले केस में, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल को प्रायोरिटी दी जाएगी अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। चलो भैया चलो, चलो चलो चलो, एक और चीज बताऊं तुम्हें, एक और चीज बताऊं। एक होती है रेसिडुअरी लिस्ट, चौथी बता दे रहा हूं, चौथी। एक होती है रेसिडुअरी लिस्ट। जो भी न्यू एज टॉपिक्स है, न्यू एज मॉडर्न टॉपिक्स, वो इसमें आते हैं। ये फोर्थ लिस्ट है, फोर्थ। जैसे कि एआई हो गया, इंटरनेट हो गया, साइबर क्राइम्स हो गए। तो ये सारी चीज कहाँ आएगी बताओ? जाहिर सी बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब वो 3 लिस्ट बनी, जिसमें जिसमें जो जो लिखना था लिख दिया। किसी में नेशनल डिफेंस, किसी में पुलिस, किसी में मैरिज, एडॉप्शन, हेल्थ केयर। बट एआई, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, ये सब तो बाद में आने वाली चीजें। तो जो फ्यूचर वाली चीजें हैं, फ्यूचर वाली, तो ये फ्यूचर वाली चीजें हैं, वो है क्या? रेसिडुअरी लिस्ट का पार्ट। तो कुछ भी फ्यूचर वाला एग्जांपल दिखे तो वो रेसिडुअरी लिस्ट में आता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन है बताओ? बताओ। ये सब एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, ये सब डी। चलो आ जाओ। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्टली मैच कौन सा है? कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में डिफेंस होता है? नहीं। क्यों नहीं होता डिफेंस? डिफेंस होता है भाई सेंट्रल लिस्ट में, यानी कि यूनियन लिस्ट में। और पुलिस किस में होता है? स्टेट लिस्ट में होता है भाई। ट्रेड किस में होता है? ट्रेड और एजुकेशन, ट्रेड और एजुकेशन। ट्रेड किस में होता है? ट्रेड किस में होता है? स्टेट में। तो कौन सा मिसमैच्ड है, सॉरी करेक्टली मैच्ड है? ये वाला कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि एजुकेशन। चलो आ जाएंगे आगे। वही मैंने जो बताया रेसिडुअरी लिस्ट के बारे में लिखा है कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद में आए थे, ठीक है। तो इसमें डाल दिए जाते हैं रेसिडुअरी लिस्ट में। चलेंगे आगे। नोट। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, इससे क्वेश्चन आता है। क्या है नोट भैया? क्या है नोट भैया? इन इंडिया द पावर शेयरिंग एग्रीमेंट इज चेंज्ड थ्रू द अप्रूवल ऑफ 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड, एक तो ये चाहिए बोथ द हाउसेस का 2/3 मेजॉरिटी, एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व किए जाएंगे। एडिशनली इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स डू नॉट हैव इक्वल पावर। मतलब
कि जितने भी स्टेट्स हैं इसमें इक्वल पावर नहीं है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है। जैसे बताया ना कि कुछ कुछ स्पेशल स्टेटस होता है, अरुणाचल प्रदेश में होगा, जम्मू कश्मीर में पहले था, स्पेशल स्टेटस कई जगह पे पाया जाता है। देखो इसमें लिखा है कि इंडिया है एक होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है भैया, ये हमें जानना पड़ेगा। तो होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर, देखो देखो समझो, ऐसे याद करो, यूएसए, क्या बोला, यूएसए, फिर बोलो एसबीआई, एसबीआई क्या है भैया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भैया बहुत दिमाग खराब होता है, ये लोग हमेशा लंच पे रहते हैं, है ना, यही मानते हो ना, यही मानते हो ना, यही मानते हो ना, हाँ भैया यही मानते हैं हम, सच्चाई तो यही है भैया, अब आप कितना भी बोलो। तो सुनो, तो सुनो, यूएसए और एसबीआई मैंने क्यों याद दिलाया, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये है एक्चुअल में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये है स्विट्जरलैंड, ये है ए से ऑस्ट्रेलिया, और एसबीआई से क्या क्या भैया, एस से है स्पेन, बी से है ब्राजील, और आई से है इंडिया। मतलब भैया ये तीनों अपने अपने एग्जाम्पल्स हैं। एसबीआई मतलब जो ये सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे चलता है, यहाँ पे चलता है, यहाँ पे चलता है, यस, होल्डिंग टुगेदर। कौन सा फेडरल गवर्नमेंट, होल्डिंग टुगेदर फेडरल गवर्नमेंट चलता है। और वहीं इस वाले में चलता है कौन सा, कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, ठीक है। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है। जैसे यूएसए के अंदर, यूएसए तो हमारा ममानिक है, इसमें एक कंट्री यूएसए है ना, अमेरिका, तो अमेरिका के अंदर क्या अलग अलग बहुत सारे, वॉशिंगटन डीसी है, ये है, वो है, लास वेगस है, लॉस एंजलिस है, दुनिया भर के अलग अलग स्टेट्स हैं, ये साथ आते हैं, ये साथ आते हैं और मिल करके अपनी पावर सारी मिला के एक बड़ी पावर को जन्म देते हैं, इसीलिए नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये कमिंग टुगेदर हो गया, और इसमें सारे स्टेट्स का इक्वल पावर होता है। वहीं ये होल्डिंग टुगेदर है, इसमें क्या होता है, एक कोई बहुत बड़ा देश है, वो अपने आप को बांटता है, बांटता है, बांटता है, बांटता है छोटे-छोटे पार्ट्स में, क्यों बांटता है? ताकि सही तरीके से बांट करके उनका एडमिनिस्ट्रेशन सही से हो, उन पे ध्यान सही से रखा जाए। जैसे कि इंडिया में हुआ है, बहुत सारे स्टेट्स बना दिए गए, है ना? इंडिया में बहुत सारे स्टेट इसीलिए बनाए गए। अब होता क्या है इसमें, अनइक्वल पावर होती है बिटवीन द स्टेट्स, और उसमें इक्वल पावर होती है। चलो, आगे आएँगे और देखेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स, मतलब वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स बनाए गए, कैसे? देखो, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है? बताया था अभी, लैंग्वेज के बेसिस पे, बेटा लैंग्वेज के बेसिस पे, was a major test for democratic politics in India. After independence, several old states were reorganized. Several older states were reorganized to create new state where people who spoke the same language could live together. क्यों ऐसा किया गया बताओ? कि जो सेम सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो एक साथ रहें, है ना? सेम सेम लैंग्वेज। अब देखो हमारे देश में एक समस्या चल रही है इस टाइम पे हमारे देश में कोई भी रैंडम उठता है, बोलता है, "ए, मराठी बोल, ओए कन्नड़ी बोल, ओए गुजराती बोल।" ये जो स्टेट्स में लड़ाई हो रही है, लैंग्वेज वॉर हो रही है, इसी को अवॉइड करने के लिए यार लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई थी, लैंग्वेज पॉलिसी, ताकि कोई भी अपनी नाक ना लड़ाए, और नाक ना लड़ाए से ही याद कर लो नोजेस। सब लोग नाक लड़ा रहे हैं ना, ये बोल वो बोल, ये बोल वो बोल, तो नोजेस से याद कर लो लैंग्वेज पॉलिसी, किससे, नोजेस से। पहला एन, पहला एन, नो नेशनल लैंग्वेज, इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज, कोई नेशनल लैंग्वेज ही नहीं है। जो बोलते हैं कई लोग कि हिंदी ही बोल नेशनल लैंग्वेज है, ऐसा नहीं बेटा, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। दूसरा ओ, ओ, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्यों? क्योंकि मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% इंडियंस सिर्फ हिंदी है। हिंदी को पूरा इकलौता ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना सकते, क्योंकि सिर्फ 40% इंडियंस हैं जिनकी मदर टंग हिंदी है। अदरवाइज कई लोग मदर टंग यानी जो बचपन से हम बोलते हैं, कई लोग अलग अलग वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। फिर एस, एस क्या है, 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट, स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस बिसाइड्स हिंदी। देखो एक तो इंग्लिश है, एक हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी के साथ साथ बिसाइड्स हिंदी द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 अदर लैंग्वेज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज, यानी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है कई सारी, जैसे मराठी, पंजाबी, गुजराती, बहुत सारी, उड़िया। तो ये सारी लैंग्वेज क्या होती है बेटा, ये सारी लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम्स दे सकते हो, क्योंकि ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें शेड्यूल्ड राइट दिए गए हैं। फिर अगला आता है ई, ई मतलब वही एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कैंडिडेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए भी अपीयर कर रहा है, तो ये नहीं कि वो सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में देगा, वो
किसी भी लैंग्वेज में दे सकता है फ्रॉम दिस शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। फिर आता है अगला 5वां एस, आखिरी नोज एस का, स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज। हर स्टेट का ना अपना खुद का भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अच्छा, क्यों बनाया गया है हर स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज? क्योंकि कई जगह पर जब लैंग्वेज ही नहीं आती है, जैसे मान लो महाराष्ट्र चले गए, वहां सबको मान लो वहां पर 20% लोग होंगे जिनको सिर्फ मराठी आती है, ना हिंदी ना इंग्लिश, तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी बना दी जाती है। कि ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऑफिशियल पेपर हो गए, सरकारी दस्तावेज हो गए, कागजात हो गए, तो वो उस लैंग्वेज में भी प्रिंट होंगे ताकि उनको भी समझ में आए। ठीक है, तो मोस्ट गवर्नमेंट वर्क इन अ स्टेट इज कंडक्टेड इन रिस्पेक्टिव ऑफिशियल लैंग्वेज, इसीलिए गवर्नमेंट वर्क सारा उसी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, चलो, समझ गए क्या? लैंग्वेज पॉलिसी, हाँ, उसी का ये यहाँ पे समरी दिया हुआ है। ठीक है, कितने टोटल टोटल शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस समझ गए कितने? 22 अदर लैंग्वेजेस। चलो, ये हो गया, आ जाओ आगे। अब देखो सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब भैया जैसे तुम्हारा उसके साथ रिलेशन कभी अच्छा चलता है, कभी तो रील्स पे रील्स शेयर हो रही है, प्यार भरी बातें चल रही है, कभी कभी मामला खराब हो जाता है भैया। तो इस तरह का जो माहौल है वो सेंटर और स्टेट के बीच में भी होता रहता है यार। कभी कभी ये लोग खुश होते हैं, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम चल जाती है। जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, क्या होता था, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत मेजोरिटी ले आती थी तो उसकी सरकार बन जाती थी। अब उसकी सरकार अगर सेंट्रल में बन गई तो वो स्टेट गवर्नमेंट को परेशान करते थे, उनकी सरकार गिरा देते थे, डाइल्यूट कर देते थे, मिनिस्टर खरीद लेते थे, बहुत परेशान करते थे। कब तक हुआ ये? 1992 तक। उसके बाद से क्या होने लग गया, उसके बाद किसी भी एक पार्टी की खूब सारी मेजॉरिटी नहीं आती थी, तो मेजॉरिटी अचीव करने के लिए बहुत सारी पार्टी छोटी-छोटी मिल करके लोकल पार्टीज का सपोर्ट ले लेकर बनाती थी, हाँ, अपना सरकार, अपनी गवर्नमेंट, इसको बोलते थे कोalition गवर्नमेंट। तब जाके सेंटर स्टेट के रिलेशन सही हुए आफ्टर 1992। समझ में आई बात? जैसे अभी भी जो एनडीए है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा रूलिंग कौन है सेंट्रल में? एनडीए ही है, बीजेपी नहीं है, एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वो एक अलायंस है, कोalition है, कोalition गवर्नमेंट है वो। तो उसमें कई सारे पार्टीज हैं, बीजेपी है, बहुत सारी साउथ की हैं, बहुत सारी अलग हैं, तो मिलजुल के सरकार बनाई जाती है। ठीक है, तो सेंटर स्टेट के रिलेशन अब इंप्रूव हुए हैं क्योंकि पावर शेयर एक्चुअल में शुरू हुआ। देखो ये लिखा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम अगो सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल्ड बोथ सेंट्रल स्टेट। बहुत जगह पे सेंटर स्टेट दोनों जगह पे एक ही पार्टी रहती थी, जो थोड़ा मुश्किल है, जो थोड़ा-सा डरावना है हमारे लिए। अगर पूरे कंट्री में एक ही पार्टी रूल करने लग गई, तो वो अपने मर्ज़ी का जो मर्ज़ी वो करेगी, इसीलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। तो होता था कि इफ द पार्टी रूलिंग इन द स्टेट एंड सेंटर वाज़ डिफरेंट। देखो, एक तो ये हो गया कि कई ज जो सेंट्रल में है, वो कई सारे स्टेट्स में भी है। बट जिस स्टेट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पार्टी नहीं है ना, वहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी मिसयूज़ करके पावर्स का और कॉन्स्टिट्यूशन का। बट आफ्टर 1990, ये याद रखना, आफ्टर 1990 राइज़ ऑफ रीजनल पार्टीज़ हुआ, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट बनने लग गया और अब सबको रिस्पेक्ट मिलने लग गई और अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है डिसमिस करना, क्योंकि अब कोalition गवर्नमेंट ही मेजरली बनती है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डिसेंट्रलाइजेशन। इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब हमारा एआई बॉक्स क्या कह रहा है सुन ले, क्या बेचारा कब से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर को पंचायत और म्युनिसिपैलिटी तक देना, जो पहले रेगुलर इलेक्शन और पावर से वंचित थे। अब जो गांव में पावर पहुंची भी नहीं थी, कोई उनकी सुनता भी नहीं था, ठीक है? वहाँ भी अब लोकल लेवल पे क्या कर रहे हैं, पंचायत हो रहा है, म्युनिसिपैलिटी हो रहा है, ताकि वहाँ भी लोग वोटिंग करें, वहाँ भी लोग अपने प्रॉब्लम्स को रखें आगे, ठीक है? तो डिसेंट्रलाइजेशन का डेफिनिशन क्या है? रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से ट्रांसफर करके लोकल लेवल पे बाँटेंगे, गाँव-गाँव में, कस्बों-कस्बों में। दूसरा पॉइंट, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ पंचायत इन रूरल एरिया एंड म्युनिसिपैलिटी इन अर्बन एरिया। मतलब गांव में पंचायत, शहर में म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं। प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का पॉलिसी पहले, जब डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी नहीं लाया गया था, उसके पहले क्या होता था? रेगुलर इलेक्शन ही नहीं होते थे, पंचायत पंचायत के, चल रहा है ऐसे ही काम, चल रहा है ऐसे ही काम। बट अब पॉलिसी के बाद रेगुलर इलेक्शन होंगे और पावर भी दी जाएगी, है ना? पावर भी दी जाएगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं देना चाहती। सब लोग चाहते हैं यार पावर ना देना पड़े, बट अब देना पड़ेगा। इसीलिए कई सारे अमेंडमेंट्स करने पड़े 1992 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साल ना, ये ईयर इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए जिससे इंडिया का पावर शेयरिंग स्ट्रॉन्ग हुआ। असली में डिसेंट्रलाइजेशन आया, असली में ये चीज़ फॉलो हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पावर दे रहा है और स्टेट गवर्नमेंट लोकल लेवल पे म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायत को पैसा दे रहा है। पैसा दे रहा है कह रहा हूँ, पावर दे रहा है, पावर शेयर कर रहा है अपनी। देखो कैसे? क्योंकि ये सारे रूल कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए।
सीट्स इन इलेक्टेड बॉडीज आर रिजर्व फॉर एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्व किया गया ताकि उनका भी पार्टिसिपेशन हो। 1/3 पोजीशन रिजर्व करी गई लोकल इलेक्शन में वुमेन के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि पावर तो शेयर करना ही है, रेवेन्यू भी शेयर करना है लोकल गवर्नमेंट के साथ। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाए गए। अब आजकल तो इलेक्शन कमीशन वैसे भी ट्रेंडिंग है ना? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाए गए, जो पंचायती और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन देखेंगे। रेगुलर इलेक्शन कराए गए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए ताकि ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी रहे वो चीज। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी बोला गया है कि रेगुलर इलेक्शन होंगे तो होंगे, ठीक है। अब 1992 में जो अमेंडमेंट्स थे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी थे क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन को असली पहुंचाते हैं, असली लेवल पे पहुंचाते हैं। अब ये एक इमेज है, इसमें दिखाया गया है कि ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या कर रहा है, अलग अलग स्टेट्स खड़े हैं और उनमें पावर बांट रहा है। ये दिखा रहा है कि जब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था तब 1992 के पहले की पिक्चर देखेंगे, ऐसा हालत थी। बेचारे स्टेट भीख मांगते थे कि पावर दे दो, पावर दे दो, और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, क्या है स्ट्रक्चर है रूरल गवर्नमेंट का। गाँव में कैसे होता है, सबसे पहले जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि अगर तुम्हारा जो शहर का नाम है, जैसे मेरे शहर का नाम है प्रयागराज, कोई का लखनऊ नाम है, कोई का कौशाम्बी नाम है, कोई का कुछ और नाम है, कोई का मिर्जापुर नाम है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद हो गया। फिर उसके नीचे पंचायत समिति होगी, और सबसे नीचे किसी गांव में चले जाओगे तो ग्राम पंचायत होगा। ये लेवल फॉलो होता है, इस तरीके का लेवल फॉलो होता है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, ये रही समरी, और समरी से तुम करो रिवाइज। मिलते हैं अगले चैप्टर में। वेलकम पढ़ले गैंग। आज हम लालू जी के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। प्रणाम पढ़ले गैंग, मैं हूँ लालू यादव। आज हम बात कर रहे हैं एक पावरफुल चैप्टर पर, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। सर सबसे पहले ये बताइए, डेमोक्रेसी में इन चीजों का रोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिर्फ सोशल डिफरेंसेस नहीं है, ये पावर से जुड़ी हुई बातें हैं। जेंडर हो या कास्ट, जब किसी ग्रुप को कम पावर मिलती है तो इनइक्वालिटी पैदा होती है। तो जेंडर के केस में प्रॉब्लम क्या है? सोसाइटी ने रोल्स फिक्स कर दी है, घर का काम औरत का, बाहर का काम मर्द का। रिजल्ट पॉलिटिक्स और डिसीजन मेकिंग में वुमन की पार्टिसिपेशन कम। और रिलीजन? रिलीजन अगर वैल्यू तक रहे तो हेल्दी है, पर जब पॉलिटिक्स में सुपीरियोरिटी और डोमिनेशन का टूल बन जाए वही कम्युनलिज्म है। कास्ट भी पॉलिटिक्स को काफी अफेक्ट करती है। हाँ, कास्ट ने कई लोगों को वॉइस दी, लेकिन सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी को वीक भी कर सकती है। तो कंक्लूजन क्लियर है, डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होती है जब डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिले और किसी को भी सिर्फ आइडेंटिटी की वजह से नीचा ना समझा जाए। पढ़ो, समझो, सोचो, सोच बदलो। जेंडर, रिलीजन, कास्ट, यानी जेंडर मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन होना, रिलीजन को ऊपर दिखाना, दूसरों को सप्रेस करना, और कास्ट लोअर कास्ट को सप्रेस करके रखना और एजुकेशन और पॉलिटिक्स से दूर रखना। ये किया जा रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत समय से। आज हम इसको डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर के अंदर, और बहुत मजेदार तरीके से समझेंगे। बिल्कुल भी तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि ये कोई बर्डन है, ये ना बिल्कुल रिलेटेबल चैप्टर है करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया से। आओ देखते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले हम लोग जेंडर पे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं वुमेन का स्टेटस क्या है। हमारा एआई बॉक्स कहता है इंडिया में पैट्रियार्की की वजह से वुमेन को राइट, एजुकेशन, वेजेस सब में डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर जगह पे होता है। और वही ये पॉइंटर्स भी कहते हैं जो तुम साफ साफ देख सकते हो। इंडियन सोसाइटी पैट्रियार्कल है, और पैट्रियार्कल का मतलब क्या है, इस वर्ड की मीनिंग पूछा जाए तो पुरुष प्रधान, यानी बस मेल्स डोमिनेंट है, कि बस मेल्स ही सब कुछ करेंगे, फीमेल तो बस इसीलिए जिंदा है कि मेल्स को सपोर्ट करें। ऐसी सोच के लोग होते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी के लोग। वुमेन को डिनाई किया जाता है बेसिक राइट, और डिस्क्रिमिनेशन होता है हमेशा, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो घर के बाहर ऑफिस में हो। फिर उसके बाद डिस्पाइट गर्ल्स डूइंग बेटर इन स्कूल, एक डेटा है जिसमें मालूम पड़ा है कि गर्ल्स अच्छा करती हैं बॉयज से स्कूल में, बेसिक स्कूल लेवल पे। हमेशा देखोगे तुम भी कि तुम्हारे 8th में, 9th में, हो सकता है अभी 10th में भी कोई गर्ल टॉपर हो जाए तुम्हारे क्लासरूम से, बट आगे चल के उनको हायर एजुकेशन में नहीं डाला जाता है, इंस्टेड हाउस होल्ड वर्क में लगा देते हैं। फिर इवन व्हेन वुमेन वर्क, जब वो काम करने भी जाती हैं ना आगे जाकर ऑफिसेस में कहीं पर भी, तो उनको हमेशा कम वेजेस मिलते हैं देन मेन। चाहे तुम सबसे बड़ा एग्जांपल देख लो, क्रिकेट में भी होता है और बॉलीवुड में भी होता है। हमेशा फीमेल एक्टर्स को, फीमेल स्टार्स को, फीमेल क्रिकेटर्स को हमेशा कम पैसे मिलते हैं एज कम्पेयर टू मेन फॉर द सेम मूवी, फॉर द सेम थिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दो तरीके बताओ जिससे जेंडर इनइक्वालिटी दूर हो सकती है। तो भाई देखो,
अगर किसी भी ग्रुप को, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, किसी भी बेसिस पे कोई ग्रुप है ना, उसको अगर एम्पावर करना है, उसको पावर देनी है, पता कैसे होता है? उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा करके। कैसे होता है? उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा करके, यानी सबसे पहले तो एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, दूसरा एंश्योरिंग एडेक्वेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन। अब ये कैसे होगा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन? थ्रू रिजर्वेशंस। रिजर्वेशंस इन इलेक्टेड बॉडीज लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड लेजिस्लेचर्स। देखो, सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी लोकल इलेक्शंस में ऑलरेडी 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं। अब जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो बड़े इलेक्शंस हैं, है ना? उनके लिए भी 1/3 का बिल जो है वो पास अभी तक के लिए कर दिया गया है। आगे ये लागू जल्द होगा। ठीक है? चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। ये 2023 में पास कर दिया गया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और आगे कब लागू होगा? बहुत समय के बाद, अभी जब अपर हाउस से भी पास हो जाएगा तब। आ जाओ आगे। क्वेश्चन आता है, हाउ डिड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हेल्प टू एनहांस द रोल ऑफ वुमेन? फेमिनिज्म क्या होता है? फेमिनिज्म वो लोग होते हैं, फेमिनिज्म वो आइडियोलॉजी होती है, जैसे पैट्रियार्कल एक सोच है, पैट्रियार्कल सोच होना कि सिर्फ मेल डोमिनेट, तो उसी सोच के अगेंस्ट एक सोच आई फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि भाई औरतों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन बंद करना चाहिए, और ऐसे ही मूवमेंट्स जो इस बात को सपोर्ट करें उसको फेमिनिस्ट मूवमेंट्स बोलते हैं। आ जाओ आगे, ये लिखा हुआ है, द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हेल्प्ड एनहांस द रोल ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ बाय डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल, कहां-कहां पे? इक्वल पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स, लीगल तरीके से भी, पॉलिटिकल तरीके से भी, और एजुकेशन बेटर करो, करियर वाइज उनको अपॉर्चुनिटीज दो, और पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज और इक्वालिटी दो। एज अ रिजल्ट वुमेन नाउ वर्क एज साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर एंड टीचर्स, फील्ड्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड अनसूटेबल फॉर देम। पुरानी सोच में ना अनसूटेबल मान लेते, अरे लड़की है, ये डॉक्टर बनेगी, नहीं बनेगी। अरे लड़की है, ये टीचर बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं। ये सोच पुरानी थी। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद हेल्प हुई है लोगों की सोचों को बदलने में, लोगों की सोच अब बदली है कहीं न कहीं। अगला, सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर्स ऑफ इंडिया, या फिर और करके एक क्वेश्चन और पूछा गया, सजेस्ट एनी 2 मेजर टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ। कैसे कर सकते हैं बताओ? कैसे कर सकते हैं बताओ? देखो, वही रिजर्वेशन करके कर सकते हैं सीट्स का, वरना ऐसे तो मिलने से रहा। पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंटिंग लीगल प्रोविजन लाइक नारी शक्ति वदनान अभियान, नारी शक्ति वदनान अधिनियम, जो कि आया 2023 में, जिससे 33% सीट्स हो गई वुमेन की लोकसभा में। ठीक है? कहाँ-कहाँ पे? पहले सिर्फ लोकल में थी। लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली असेंबली में ये चीज़ पास हो चुकी है। नेशनल लेवल पे करना। Encouraging women participation in politics. Political parties should give more tickets to women candidates and promote their active involvement in political and public affair, जिस उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी भी बातें मानी जाए। एंड आगे आओगे, सजेस्ट एनी 2 मेजर टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये सारे क्वेश्चन मैं फटाफट से दिखा रहा हूँ जो कि आ सकते हैं। देखो, वायलेंस होता है, उसको हटाने के लिए भी लॉज चाहिए, लीगल चाहिए, ऑन पेपर चाहिए, जिसके लिए एक लॉ हो सकता है ये कि भाई इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया था 1976 में, लेकिन आज भी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता है। बोल तो गया है कि सेम काम के लिए मर्द और औरत को सेम पैसे दिए जाएँ, बट ऐसा होता नहीं है। और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। देखो लिखा है ना, इन्फोर्समेंट, कि इम्प्लीमेंट करो ऑन ग्राउंड, सिर्फ पेपर पे नहीं बनाने से होगा। एंड रेजिंग सोशल अवेयरनेस, एजुकेटिंग पीपल टू चेंज पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स एंड प्रमोट रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन। आ जाओ आगे। अब हम बात करते हैं सेक्युलर स्टेट की। एक सेक्युलर स्टेट क्या होता है बताओ? सेक्युलर स्टेट क्या होता है? जहाँ पे ऑल रिलीजन कोएग्जिस्ट करें, ऑल ऑल रिलीजन कोएग्जिस्ट करें विथ डिग्निटी। कोई भी किसी के ऊपर या कोई भी किसी के ऊपर ना दिखाए खुद को, किसी को नीचा ना दिखाए, इस तरह की चीजें ना करें। जैसे इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट फेवर एनी वन रिलीजन ओवर अदर। मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए किसी भी रिलीजन को, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साफ-साफ बोलता है। एवरीवन इज फ्री टू पार्टिसिपेट देयर रिलीजन और नॉट टू पार्टिसिपेट एनी, दिस इज कॉल्ड रिलीजियस फ्रीडम। तुम्हें भी ना ये फंडामेंटल राइट है, तुम चाहो तो कोई भी रिलीजन फॉलो करो, चाहो तो एक भी ना करो। ये फंडामेंटल राइट है, कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि कोई भी रिलीजन फॉलो करो। और नो वन कैन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस रिलीजन, दिस इज कॉल्ड रिलीजियस इक्वालिटी, कि किसी को भी रिलीजन के आधार पर बिकॉज़ ऑफ देयर रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट हेल्प्स टू प्रमोट रिलीजियस हार्मनी एंड टॉलरेंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यार हमेशा रिस्पेक्ट करो। तुम भी क्लासरूम में बैठते हो, तुम्हारे दोस्त हैं, कई-कई अलग-अलग कम्युनिटी, अलग-अलग कास्ट, अलग-अलग रिलीजन के होते होंगे, की रिस्पेक्ट करो। भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इसीलिए कहता है, वरना देश बँट जाएगा, देश खराब हो जाएगा।
बहुत पीछे चला जाएगा। हमें पहुँचना है यूएस के लेवल पे, हमें पहुँचना है चाइना से आगे। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। वहाँ पर कोई रिलीजन के नाम पे लड़ता नहीं है, जैसे हम यहाँ पे लड़ते रहते हैं। और इसी रिलीजन के नाम पे लड़ने को बोलते हैं कम्युनलिज्म, कि भाई जब एक रिलीजन मान लो रिलीजन ए है, वो बी से अपने आप को बड़ा मानने लग जाए कि भाई मैं इससे बड़ा हूँ। कैसे? Communalism is a situation where one community tries to promote its own interest at the expense of others. दूसरा भाड़ में जाए, हम तो अपना भाई प्रमोशन करेंगे, हम ही हैं जो हैं, ऐसा मानने लग जाएं। अब इसमें होता क्या है, जब कोई एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, तो फाइनली वो जा करके एक सेपरेट रिलीजियस नेशन की डिमांड करने लग जाते हैं। सेपरेट रिलीजियस नेशन की भी डिमांड करने लग जाते हैं, और इंडिया में ऐसा देखने मिला भी है। कई लोगों ने आवाज उठाई है कि हमें फलाना राष्ट्र चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इससे क्या होता है? इसी को बोलते हैं कम्युनलिज्म। साफ-साफ तुम्हारी किताब में लिखा है, ताकि तुम उन अनपढ़ व्यक्तियों की तरह बिहेव ना करो, तुम स्मार्ट बिहेव करो। अब सजेस्ट एनी टू मेजर्स टू प्रमोट सेक्युलरिज्म, कि कम्युनलिज्म को हटा के सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना कैसे? 2 मेजर्स बताओ। अपने से भी लिख सकते हो यार, सिंपल-सिंपल से पॉइंट्स होते हैं, जिनको पढ़ाना भी नहीं है। ये चैप्टर ना बड़ा रियल लाइफ चैप्टर है जो हो रहा है इंडिया के अंदर। जैसे कि पहला, नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्टेट में कोई भी रिलीजन ऑफिशियल नहीं है। ना ऑफिशियल, ना कोई नेशनल रिलीजन, सब बराबर हैं, ठीक है? पहला चीज़। और दूसरा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको दी गई है, कि भाई तुम चाहो एक को रिलीजन मानो, ना चाहो मत मानो। तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि पूजा पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, या जा करके कहीं चर्च में बैठो या गुरुद्वारे में बैठो। तुम्हारा मन है करो, नहीं करना है नहीं करो। दैट इज़ योर विश, और ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का तुम्हें ये राइट देता है, ठीक है? अब आते हैं कास्ट पे, और देखते हैं कास्ट पे। यार देखो, समझो ध्यान से। कास्ट इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन यानी बाँट देना, है ना? बाँट देना, बाँट दिया गया है ना कास्ट के नाम पे। दैट हैज़ इट्स ओन ओरिजिन इन हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म में साफ-साफ इसका ओरिजिन है। चारों वर्णों की व्यवस्था बताई गई है कि ब्राह्मण ऊपर रहेंगे, शूद्र नीचे रहेंगे। तो ये सब कहाँ से ओरिजिन हुआ? रिलीजन से ही ओरिजिन हुआ कास्ट का। और कास्ट क्या है? एक सोशल बाँटने का तरीका है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का तरीका है, और इट डिवाइड्स पीपल इंटू डिफरेंट ग्रुप। कास्ट इज़ बेस्ड ऑन देयर बर्थ। ये बर्थ के हिसाब से बाँट देते हैं, कि तुम ब्राह्मण घर में पैदा हुए तो ब्राह्मण, तुम शूद्र घर में पैदा हुए तो शूद्र। बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। मैं भी कह रहा हूँ, हमारी किताब भी कह रही है, और हर एक पढ़ा-लिखा आदमी जिससे बात करोगे वो बोलेगा। आ जाओ आगे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्टेस आर ऑफन ट्रीटेड डिफरेंटली। लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, लोअर कास्टेस को स्पेशली। देखो, द सिस्टम हैज़ बीन इन वेकिंग इन द रिसेंट ईयर्स। कैसे ये सिस्टम वीक हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, बताओ। ये सिस्टम वीक हो रहा है रिसेंट ईयर्स में, बट कैसे वीक हुआ ये इंपॉर्टेंट है जानना, बताओ। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड हैज टेकन स्टेप्स टू रिवर्स द इनजस्टिस। अब कास्टिज्म को हटाने का सिंपल तरीका होता है अर्बनाइजेशन। गाँव से शहर बनाओगे, क्योंकि गाँव में जाति के हिसाब से गाँव बँटे होते हैं। शहर बनाओगे, सब लोग एक ऑफिस में आके काम करेंगे, एक साथ एक कप में चाय पिएँगे, प्यार से रहेंगे, मिले-जुलेंगे। दूसरा, एजुकेशन। एजुकेट करोगे, लोगों को समझाओगे तो लोगों का सोच बदलेगा। और तीसरा, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयड रहेंगे लोग ना, रोजगार रहेगा, सब रहेगा। अब बेरोजगार आदमी हमेशा लड़ता ही रहेगा किसी न किसी रीज़न को ढूँढ करके। ये रीज़न्स तुम्हें याद रखने चाहिए। और भाई पॉलिटिशियंस का तो पूछो मत। अगर तुम्हें लगता है ना कि कोई पॉलिटिशियन तुम्हारी कास्ट को या रीजन को सपोर्ट करता है, नहीं। हमारी एनसीईआरटी दिखाती है भाई साहब। इसीलिए तो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है कि कल को जाके सही तरीके से वोट कर सको। साफ-साफ लिखा है, वोट बैंक ऑफ इंडिया। हमारे पॉलिटिशियंस हमें वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं। कोई अहिर को टारगेट करता है, कोई यादव को टारगेट करता है, कोई राजपूत, कुर्मी, गुज्जर, और यहाँ पर अलग-अलग कास्ट्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दिखा क्या रहा है कि ये लोग टारगेट कर रहे हैं भाई, इसका वोट मिल जाए, उसका वोट मिल जाए। ये क्या है? ये क्या है? ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी। वोट बैंक ऑफ इंडिया नाम है इमेज का। चलो, कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में कास्ट कैसे है ये समझते हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। ये रियल लाइफ स्टोरी है, एकदम तुम रिलेट कर पाओगे। बिल्कुल ध्यान से समझना। पहला, नो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हैज ओनली वन कास्ट डोमिनेटिंग इट। कोई भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर, कंस्टिट्यूएंसी, कोई जगह जहां से वोट आने हैं, कोई भी कंस्टिट्यूएंसी अगर कोई एरिया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर एक ही कास्ट के लोग डोमिनेट कर रहे हो। अलग अलग रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। तो अलग अलग लोग रहते हैं, इसलिए ऑल वोटर्स बिलोंगिंग टू वन कास्ट डू नॉट वोट फॉर द सेम पार्टी। और ऐसा भी है, देखो, अलग अलग कास्ट के लोग हैं। मान लो तुमने बोल दिया कि भैया मेरे यहाँ तो मान लो 100 लोग रहते हैं, उसमें से 65 लोग एक ही कास्ट के हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि अगर वो एक ही कास्ट के हैं तो सेम पार्टी को जाके वोट कर दें, ऐसा बहुत कम चांसेस है। और अगला, समटाइम मोर देन वन कैंडिडेट ऑफ द सेम कास्ट स्टैंड फॉर इलेक्शन। और कभी-कभी ऐसा भी तो होता है, मान लो वो एक ही पार्टी को वोट करने जा रहे हैं या अपने कास्ट के हिसाब से वोट करने जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कास्ट के हिसाब से वोट करने जाते हैं। ये भी तो होता है कि उन्हीं के कास्ट का, मान लो वो यादव हैं, उन्हीं के कास्ट का, यादव ही कास्ट का 2 से 3 अलग-अलग कंटेंडर्स या कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। तो वहां पर भी
वहां पर भी उन्हें फाइंड करना पड़ता है कि हम किसको वोट करें। When the ruling party MPs and MLA lose election frequently, this could not happen in all voters voted according to caste। अब अगर कोई बोल रहा है ना कि इंडिया में कास्ट के हिसाब से इलेक्शन होता है, तो ये गलत है। क्यों? ये लाइन इसको प्रूव करती है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी के एमपी और एमएलए भी होते हैं ना, वो भी इलेक्शन हार जाते हैं। और ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए अगर वो उसी कास्ट के हैं और उस कास्ट का पूरा मेंबर उन्हीं को बार-बार वोट दे रहा है। क्योंकि कास्ट तो लाइफ लॉन्ग होती है, चेंज तो होती नहीं बीच में। ऐसा नहीं है, लोगों की प्रेफरेंस भी चेंज होती है, ठीक है? अब समझो, अब समझो। पॉलिटिशियन, तुमने ये समझ लिया कि भाई कास्ट बहुत ही डिटेल्ड चीज है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड चीज है, तो बार-बार कास्ट के हिसाब से वोट नहीं दे सकते। लेकिन पॉलिटिशियन हमसे 2 स्टेप आगे हैं। हम जितना अगर यहां सोच पाते हैं, पॉलिटिशियन यहां सोचते हैं। तो वो उन्होंने कुछ-कुछ तरीके बना लिए हैं कि कास्ट और पॉलिटिक्स को जोड़ के रखना है। कास्ट और पॉलिटिक्स को जोड़ के रखना है। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू इंक्रीज इन नंबर्स बाय इंक्लूडिंग सब कास्ट और नेबरिंग कास्ट। हर कास्ट चाहती है ना कि मेरे छोटे-छोटे जो यूनिट्स बटे हैं, सबको एक में ले लो ताकि बड़ा कास्ट ग्रुप बन जाए। सब लोग चाहते हैं ये। न्यू कास्ट ग्रुप कम अप, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। बैकवर्ड, फॉरवर्ड ये सब बांटते रहते हैं कास्ट को भी डिवाइड करने के लिए। कास्ट पॉलिटिक्स हैव हेल्प्ड दलित एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। हाँ, कास्ट पॉलिटिक्स एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है जिसमें मैं हैशटैग मार्क कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हो, क्योंकि इससे हुआ क्या है, जो लोग अंडर प्रिविलेज थे, जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड थे, अंडर रिप्रेजेंटेड मतलब जिनका ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जिनके ज्यादा नेता नहीं थे पॉलिटिक्स में, उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला है ओबीसी और दलित एससी एसटी को, अगर कास्ट के हिसाब से पॉलिटिक्स हुई है तो। मतलब समझ रहे हो कि हाँ, कास्ट के हिसाब से पॉलिटिक्स तो हुई, लोगों ने कास्ट के हिसाब से वोट लिए, कास्ट के हिसाब से वोट लेने के चक्कर में लोगों ने वोट भी किया कास्ट के हिसाब से, बट उससे हुआ क्या है कि हाँ भाई, जो लोअर कास्ट लोग थे उनको एटलीस्ट कास्ट के हिसाब से वोट करने के अकॉर्डिंग, कास्ट के हिसाब से वोट करने के बाद तभी तो उनका नेता आया, तभी तो उनके बारे में उसने बात की, तभी तो उनका अपलिफ्टमेंट हुआ। कास्ट का एक ये फायदा यहाँ पे दिखता है कास्ट पॉलिटिक्स का। अगला, वेरियस कास्ट ग्रुप्स गेट इनटू कोएलिशन विद अदर कास्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। कई सारे वो भी हो जाते हैं, मिल-जुल जाते हैं, बोलते नहीं 36 बिरादरी हमारे साथ है। ऐसा जानबूझ के बोलते हैं ताकि ज्यादा वोट मिले, चाहे वो बिग बॉस में मिले या रियल इलेक्शन में मिले। फिर अगला, पॉलिटिकल पार्टीज मेक डिमांड एजिटेट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। ये रहा एक प्रॉपर समरी इस चैप्टर का, और ये चैप्टर होता है समाप्त। बड़ा ही प्यारा चैप्टर था। इसी टाइप के क्वेश्चन इससे आएंगे कि भाई जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन है, उससे कैसे बचे, 2 वेज बताओ। और हमारा इसका है, रिलीजन का है, इससे कैसे बचे, 2 वेज बताओ। और फिर कास्ट का, इससे कैसे बचे, 2 वेज बताओ। तो कास्ट के लिए मैं तुम्हें 3 बता देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, एजुकेशन बढ़ाओ और अर्बनाइजेशन करो। गाँव-गाँव नहीं, डेवलपमेंट करो, अर्बनाइजेशन करो, तब लोगों की सोच बदलेगी। वेलकम पढ़ले गैंग। आज के हमारे गेस्ट हैं राहुल गांधी सर। हेलो पढ़ले गैंग, मैं हूं राहुल गांधी। आज का टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। सर सीधा सा सवाल, डेमोक्रेसी में पार्टीज इतनी जरूरी क्यों होती हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इलेक्शन लड़ने का ग्रुप नहीं होता, बल्कि ये लोगों के आइडियाज को पावर में बदलने का ब्रिज होती है। यही पार्टियां कैंडिडेट्स चूज करती हैं, पॉलिसीज बनवाती हैं और गवर्नमेंट चलाती हैं। तो पार्टीज का मेन काम क्या होता है? इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना, लॉज बनाना, गवर्नमेंट फॉर्म करना, ऑपोजिशन की रोल निभाना और पब्लिक ओपिनियन शेप करना। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के कोर फंक्शंस हैं। पर लोग कहते हैं पार्टीज खुद डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम बन रही हैं। बिल्कुल, चैलेंजेस भी हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी, डायनास्टिक पॉलिटिक्स, पैसा और मसल पावर का इन्फ्लुएंस और मीनिंगफुल चॉइसेस का ना होना। तो सॉल्यूशन क्या है? रिफॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग लॉज, ट्रांसपेरेंट फंडिंग, ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन और लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन। समझे पढ़ले गैंग, पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी का इंजन होती हैं। अगर इंजन स्ट्रांग हो तो सिस्टम स्मूथ चलता है। पढ़ो, समझो, वोट वाइजली। पॉलिटिकल पार्टी, अरे भैया वो तो बीजेपी वाला है, भैया वो तो समाजवादी पार्टी वाला है, भैया वो तो कांग्रेस वाला है, भैया वो ना आरजेडी वाला है। अब ये वाला है, वो वाला है, क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज है ये सब यार। तो पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आओ देखते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सबसे पहले जानूं। ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन याद होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। सिंपल सा उनका काम है भाई, पॉलिटिकल पार्टी का कोई काम नहीं। ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। क्यों लड़ते हैं इलेक्शन? ताकि गवर्नमेंट में पावर मिल सके, उनका भी एक छोटा सा स्टेक हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जीते चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में जीते। जिस लेवल पे जीतेंगे उस लेवल पे पावर मिलेगी गवर्नमेंट के अंदर। फिर इट मोबिलाइज वोटर्स टू सपोर्ट कॉमन सेट्स इंटरेस्ट कंसर्न एंड गोल। लोगों को मोबिलाइज करते हैं कि भाई आ जाओ हमारे लिए वोट करो। पर पॉलिटिकल पार्टी
फिक्सेस द पॉलिटिकल एजेंडा। सब अपना पॉलिटिकल एजेंडा फिक्स करते हैं और क्लेम करते हैं कि हमारी पॉलिसी दूसरे वालों से, अदर पार्टी से डिफरेंट है और बढ़िया है। सब अपने आप को अच्छा बताते हैं, है ना? फिर पॉलिटिकल पार्टी इज द मीन्स मतलब वो एक रास्ता है जिसके थ्रू लोग गवर्नमेंट में अपना से रख सकते हैं, यानी अपनी विचार रख सकते हैं। कि तुम ऐसे बोलने जाओगे, मोदी जी मेरा मन कर रहा है ना कि क्लास 10th के 2 नहीं 3 एग्जाम लीजिए। मोदी जी बोलेंगे, भाग यहाँ से। लेकिन अगर यूपी गवर्नमेंट में तुम सीएम हो, योगी आदित्यनाथ की जगह पे हो, तुम बोलोगे तो भाइयों बहनों, सॉरी मोदी जी की तरह नहीं, योगी जी की तरह बोलोगे। मैं मानता हूं कि आप लोगों को आज ही से, अभी ही से 2 की जगह 3 परीक्षाएं कराने का प्रावधान रखना चाहिए। तो सब लोग तुम्हारी बात मानेंगे, है ना? तो अगर पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू तुम्हें रास्ता मिल रहा है क्या करने का, यस, गवर्नेंस में अपना से रखने का, अपनी बात रखने का। फिर पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 याद रखना, आधा जरूर है, 1 2 3 क्या? लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। लीडर्स सबसे ऊपर वाले, एक्टिव मेंबर यानी छोटे मोटे नेता वेता, और फॉलोअर्स यानी जो फैन फॉलोइंग होती है, जो उनके सपोर्टर्स होते हैं। डिस्क्राइब 3 मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फंक्शन क्या है भाई, बताया अभी। एक इलेक्शन कंटेस्ट करना, दूसरा पॉलिसीज बनाना और लोगों को कन्विंस करना कि हमारी पॉलिसीज बढ़िया है लोगों से, बाकी पार्टीज से। तीसरा फॉर्मिंग एंड रनिंग गवर्नमेंट, तो जीत जाओ तो गवर्नमेंट रन करना, ठीक है? अब देखो, द विनिंग पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट व्हाइल द अपोजिशन पार्टी का क्या काम होता है, इनका भी बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी में, प्रॉपर रिटेन। अपोजिशन का काम होता है कि क्रिटिसाइज करो गवर्नमेंट को। तो अगर राहुल गांधी या कोई भी अपोजिशन का नेता क्रिटिसाइज करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटी नेशनल है, जो हमारे मीडिया वाले दिखाते हैं। भाई ये रूल है उनका, उनका काम ही यही है। तो अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज करेगी और अल्टरनेटिव पॉलिसी ऑफर करेगी कि देखो हम उनसे बेटर कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, भले ही तुम उनको वोट ना दो, एटलीस्ट वो जो बना रहे हैं वो देखेंगे ना कि भाई ये तो हमसे बेटर करने की बात कर रहा है, तो वो खुद भी बेटर करेंगे। एक हेल्दी कंपटीशन बना होता है डेमोक्रेसी में। आ जाएंगे आगे, चलो। फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी ये कई सारे हैं, अभी मैंने 3 मेजर डिस्कस किए, ये तुम्हें कई सारे देखने मिलेंगे। पार्टीज कंटेन सिलेक्शन बाय पुटिंग अप कैंडिडेट, इन सम कंट्री कैंडिडेट आर सिलेक्टेड बाय मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी, जैसे यूएसए। इन अदर कंट्री कैंडिडेट्स आर चूजन बाय टॉप पार्टी लीडर, जैसे इंडिया। देखो, यूएसए में क्या होता है कि पार्टी में कौन मेंबर रहेगा कौन नहीं, ये मेंबर्स और सपोर्टर डिसाइड करते हैं कैंडिडेट्स को कि कौन लड़ेगा उस पार्टी से। इंडिया में टॉप लीडर डिसाइड करते हैं, जिनका मन हुआ है चल चल तो का इलेक्शन लड़ाई, यहाँ पे ये होता है। फिर parties have different policy and program, voter choose from them. The parties that lose election play the role of opposition and voice different views. They shape public opinion. Parties with the help of pressure group launch movement for solving problem faced by the people. Pressure group क्या होता है, अलग अलग ग्रुप होता है ना, हमने पढ़ा हिस्ट्री में, सॉरी हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा भी। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, जैसे एबीवीपी स्टूडेंट का ग्रुप है, किसान सभा किसानों का है ना? ऐसे अलग-अलग ग्रुप होते हैं जिनको मोटिवेट करता है, जिनकी हेल्प से पॉलिटिकल पार्टी उनका मुद्दा उठाती है। स्टूडेंट ग्रुप से उनका स्टूडेंट्स का मुद्दा आगे रखती है, ठीक है? दे प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। और जो पार्टी होती है वही तो बीच का रास्ता होती है। गवर्नमेंट ने या कहीं पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ है, कोई रूल पास हो गया, मान लो लोकसभा राज्यसभा में कोई रूल पास हो गया कि 5 किलो आटा देना है महीने में गरीबों को। तो देगा कौन? गरीब डायरेक्ट जाके लोकसभा से थोड़ी लेंगे, ये पार्टी ही देगी, ये रास्ता बनती है बीच का। वेलफेयर स्कीम्स का देखो ध्यान से। फिर और क्या लिखा है? द पार्टी लीडर्स एक्ट एज अ लाइन, क्या लिखा है ये? लाइन बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर। आ जाओ आगे। पार्टी सिस्टम क्या होता है? पार्टी सिस्टम मतलब वो नहीं तो तुम पार्टी शार्टी करने की बात सोचते हो। पार्टी सिस्टम मतलब कितनी पार्टी रहेंगी कंट्री में, 1 सिस्टम, 2 सिस्टम या 2 से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी बहुत सारी पार्टीज। अब ये देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में डिफरेंशिएशन है कि भाई अलग अलग काम है इनके, अलग अलग तरीके हैं तीनों के, ठीक है? आओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। भैया नीचे ग्रीन कलर आ रहा है, इसको ब्लू कर दो वरना मेरी आंखों में दर्द होगा। ओके बेटा, ये लो, अब तो पढ़ लो, ब्लू कर दिया। चलो आओ, चलो आ जाओ इधर, चलो आ जाओ। देखो, देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन दिस सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम में जाहिर सी बात है एक ही पार्टी लड़ती है। क्या होता है इसमें, देखो, द लोन पार्टी नॉमिनेट्स द कैंडिडेट एंड वोटर हैव ओनली टू चॉइस। एक ही पार्टी रहेगी, 2 लोग को उतार देगी, बोलेगी दोनों में से चूज कर लो। अरे आखिर में तो वो उसी पार्टी के हैं दोनों, तो ये कैसा इलेक्शन हुआ? ये कहाँ पे होता है बताओ? ऐसा सिस्टम है चाइना में, कोरिया में और क्यूबा में। चाइना, कोरिया, क्यूबा। फिर 2 पार्टी सिस्टम, जहाँ पे 2 ही पार्टीज होती हैं, जैसे यूएसए और यूके में होता है।
कि 2 पार्टी लड़ती है, जिनको ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाते हैं। फिर सेवरल पार्टीज़ होती हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में, इससे क्या होता है चांसेस मिलता है, लोगों को अलग-अलग ऑप्शंस मिलते हैं और जो भी जीत जाता है वो पावर में आता है या कभी अगर किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो मिल-जुल के कोalition गवर्नमेंट बनती है और व्हेन सेवरल गवर्नमेंट जॉइन उसको बोलते हैं अलायंस या फ्रंट। जैसे अलायंस का एग्जांपल क्या है? एनडीए और यूपीए, ये 2 एग्जांपल याद कर लो। अब मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जांपल क्या है बेटा? इसका एग्जांपल है इंडिया, एज़ सिंपल एज़ दैट, एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है ना? आ जाएँगे आगे और डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम। तो वही जो मैंने बताया अभी वही सारे फीचर लिखने हैं। कॉम्पिटिशन सब में होता है, कोalition गवर्नमेंट बनती है अगर किसी एक की अकेले मेजॉरिटी ना आए और रिप्रेजेंटेशन होता है डाइवर्सिटी का। जितनी ज़्यादा पार्टी है सब लोग अलग-अलग पार्टी की बात करती है। कुछ पार्टी है यादव्स को सपोर्ट करती है, कुछ पार्टी है मुस्लिम्स को सपोर्ट करती है, कुछ पार्टी है हिंदुइज़्म को बहुत सपोर्ट कर रही है, कुछ पार्टी डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करती है, बट वो पार्टी बचती ही नहीं है बेचारी दिल्ली में, भगा दी जाती है। है ना? तो कई सारी पार्टीज़ का अपना-अपना ओपिनियन है, अपना-अपना एजेंडा है। तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम से फ़ायदा हमारा यही होता है। क्या फ़ायदा होता है? ये हमारे पास अलग-अलग सारे ऑप्शंस होते हैं चूज़ करने के लिए। देन इधर देखो क्या है, इधर देखो क्या है, इधर देखो क्या है। पॉलिटिकल पार्टी और नेशनल पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी कब कहलाती है बताओ ज़रा? किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कब बोलोगे? कब बोलोगे? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट बाय एंड लार्ज ऑल यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसी, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी दैट डिसाइड्स द नेशनल लेवल। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं बीजेपी, तो बीजेपी के नेशनल लेवल पे अमित शाह और मोदी जी ने बैठ करके कुछ बनाया प्लान, पॉलिसी बनाई तो वो स्टेट लेवल सब जगह फॉलो होगी, बट बनेगी कहाँ नेशनल लेवल पे। अब नेशनल पार्टी कहलाने के लिए 2 चीज़ चाहिए। पहला, अ पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन जनरल इलेक्शन। 6% इन जनरल इलेक्शन पहली सबसे पहली कंडीशन ऑफ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट। या तो 6% मिल जाए नेशनल इलेक्शन में, या तो 6% मिल जाए नेशनल इलेक्शन में या लोकसभा में या फिर असेंबली इलेक्शन के अंदर 4 सीट्स मिल जाए। कितनी? 4 सीट्स। या तो 4 सीट्स या तो 6%। इन दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है, दूसरा वाला तो मस्ट है। दूसरा वाला क्या है? अ पार्टी दैट विन्स एट लीस्ट 4 सीट इन लोकसभा। या तो लोकसभा में 4 सीट ले आओ, ठीक है? ऐसा कंडीशन फॉलो कर दिया तो तुम कहलाओगे नेशनल पार्टी जैसे बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी थी। चलो, अब देखो नेशनल पार्टी देख लिया, रीजनल पार्टी क्या है? यहाँ पर भी सबसे पहले 6% तो लाना ही होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में। यहाँ पर 6% लाना होता है लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है? और यहाँ पर 6% लाना होता है इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि ये स्टेट पार्टी की बात हो रही है, ये नेशनल पार्टी की। और क्या चाहिए होता है? दे मस्ट विन 1 लोकसभा सीट एट लीस्ट फॉर एवरी 25 सीट और एट लीस्ट 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 2 कंडीशन, तीसरा नीड्स टू विन मिनिमम ऑफ 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सारे के सारे रूल्स हो गए, किसी को भी अगर स्टेट पार्टी बनना है और ये सारे रूल्स हो गए किसी को अगर नेशनल पार्टी बनना है। देखो 3-3 कंडीशन है, 2-2 भी लिख दोगे तो आंसर सही है। आएँगे आगे, आएँगे आगे, आएँगे आगे। चैलेंजेस क्या-क्या हैं? चैलेंजेस क्या-क्या हैं? हर पार्टी को कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं यार। देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है कि भैया हम जीत नहीं रहे हैं, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, सॉल्व करो। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, बट वो जीत पता है क्यों नहीं रहे होते हैं? क्योंकि उनके अंदर कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विथिन पार्टी। एक पार्टी ना सिर्फ ऊपर वाले लेवल की बात सुनी जाती है, नीचे सुनोगे ही नहीं, टीम वर्क करोगे ही नहीं तो कहाँ से जीतोगे? देखो, पार्टी पावर कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ फ्यू, नो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, नो कीपिंग ऑफ मेंबरशिप रजिस्टर, नो इंटरनल इलेक्शन, इंटरनली भी नहीं देख रहे हैं कि किसको आगे बढ़ाना है किसको नहीं, जिसको मन चला रहे हैं। तो ये होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी पार्टी के अंदर खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है, खुद ही सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, खुद ही लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन इंडिया में बहुत बड़ा लेवल पे ये चलता है। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या? लीडर्स वांट टू हैव अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और फैमिली मेंबर टॉप पोजीशन कंट्रोल बाय फैमिली। अरे भाई देखो, मैं ना ही इस साइड का हूँ, ना ही इस साइड का हूँ, ठीक है? मैं तो बोलूँगा तुम्हें समझाने के लिए। तुम प्लीज़ इसको ऐसा दिल पे मत ले लेना अगर तुम किसी पार्टी के फैन। इसके लिए एग्ज़ाम्पल अगर देखें डायनेस्टिक सक्सेशन के लिए परिवारवाद का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अभी का टाइम। शुरू से लेके अभी तक भी देखोगे तो हमेशा पार्टी की फैमिली ही रूल कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कभी भी कि कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा कोई और बड़े पोस्ट पे होंगे? उनके पोस्ट पे होंगे? नहीं। जब तक राहुल गांधी है वही रहेंगे। और उनको ये बेनिफिट कैसे मिला? बिकॉज़ वो फैमिली का हिस्सा है और कुछ भी नहीं। उन्होंने कोई लोकल लेवल से शुरुआत नहीं करी थी। यही यहाँ पे लिखा है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ देखो। अनफेयर एडवांटेज होता है, ठीक है? तो ये हो गया। फिर अगला मनी एंड मसल पावर। अब ये तो हर पार्टी में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी या कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड पार्टी हो, सब में क्या होता है कि इलेक्शन में पावर इज़ वेरी विजिबल। कैंडिडेट्स हू कैन रेज़ मनी नॉमिनेटेड।
मतलब उन्हीं कैंडिडेट को पार्टी चुनती है, टिकट देती है, नॉमिनेट करती है जो पैसा दे ला के बदले में। इसीलिए देखो गुंडे माफिया अक्सर ब्लैक मनी देते हैं, पार्टी उनको टिकट देती है और गुंडे माफिया पॉलिटिक्स में दिखते हैं। रिच पीपल और कंपनी भी फंड्स देती हैं, जैसे कि तुमने देखा ही है। जैसे कि तुमने देखा ही है भाई, देखो मैं ना ही राहुल गांधी वाला बोलने में झिझकूंगा, शर्माऊंगा, क्योंकि ना मैं उनका फैन हूँ, ना मैं मोदी जी का फैन हूँ। तो मोदी जी और अदानी देखो हमेशा क्लोज है। अदानी को 1 रुपए पे जाकर जमीन दे दी गई लीज पे। तो ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि रिच पीपल हैं, वो सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी का, पैसा देते हैं और उसके बदले पार्टीज उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाती हैं, बढ़िया-बढ़िया काम दिलवाती हैं। अगला क्या है? पार्टीज अगला क्या है? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या भैया? लिख देता हूँ। पार्टीज डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पार्टीज ना मीनिंगफुल चॉइस देती ही नहीं है वोटर्स को। जैसे अब यार ये तो मेरे साथ भी होता है, मतलब अगर मैं वोट करने जाऊं और सोचूं कि भाई मैं किसको वोट करूं, सब तो सबके सब चोर हैं, सबके सब तो चोर हैं। कोई भी आएगा, एक तरफ एक है कि वो रिलीजन रिलीजन ही करे पड़ा है, एक तरफ एक है वो कास्ट कास्ट ही किए पड़ा है। मैं वोट किसको करूं? कोई काम की तो बात करो यार। तो यही दिक्कत होती है इंडियन पॉलिटिक्स में लोगों को। देखो, देयर इज नॉट मच डिलेमा आइडियोलॉजी अमंग पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है, सब लोग वही बात करते हैं। जैसे इन इंडिया देयर इज नॉट मच डिफरेंस अमंग पॉलिटिकल पार्टी ऑन इकोनॉमिक इशू, क्योंकि कोई गरीबी हटाने की, रोजगार देने की, ये सब बात ही नहीं करता है। सब वही धर्म जाति ये वो एक्स वाई जी करते रहते हैं। तो ये 5 नंबर में आ सकता है, इसको बढ़िया तरीके से लिखना जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये नोट्स तुमको ऐप के अंदर मिल जाएंगे, पढ़ लेना एक बार बढ़िया से। ये क्या है? एफर्ट्स मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं कि ये जो प्रॉब्लम हमने भी पढ़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, इनको रिफॉर्म किया जाए, इनको सही किया जाए। क्या क्या किया गया? 3 लेवल पे। पहला लेवल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? अमेंड किया गया टू प्रिवेंट डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन क्या होता है, पता है ना? पता है ना? कई लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं इस पार्टी से, लड़ रहे हैं एक पार्टी से, लड़ रहे हैं एक पार्टी से, और वो जीत गए, और जीतने के बाद पार्टी चेंज कर दिए, या वो हार गए और हारने के बाद भी पार्टी चेंज कर दिए। तो पार्टी चेंज वेंज करने वाला जो सिस्टम है ना, ये बड़ा गलत है। तो डिफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया कि अगर अब कोई ऐसा करेगा कि भाई जीतने के बाद पार्टी ही बदल लिए, तो उसको उसकी कुर्सी छीन ली जाएगी, उसको नहीं मिलेगी वो पोस्ट। ठीक है, क्योंकि पोस्ट के ये लोग करते हैं। ठीक है, नाउ एमपी एंड एमएलए लूज देयर सीट इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली इफ दे चेंज पार्टीज। द सुप्रीम कोर्ट, अब दूसरे लेवल पे क्या किया गया देखो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? पास सर्टेन ऑर्डर्स टू रिड्यूस द पावर ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। कैसे? अ कैंडिडेट हैज टू फाइल एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस और प्रॉपर्टी के बारे में एफिडेविट देना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में जमा करना पड़ता है, उसके बाद ही आप लड़ सकते हो चुनाव। लेकिन इससे भी यार हमारे यहाँ लोग बच जाते हैं, आराम से बच जाते हैं। जितने नेता हैं सब पे पता नहीं कितने केसेस चल रहे हैं, बट कैसे बच जाते हैं? क्योंकि आज तक वो गिल्टी नहीं फाउंड हुए, आज तक उनको पकड़ाया नहीं गया, क्योंकि आज तक सरकार में वही बैठे हैं, इसीलिए। बहुत ब्लैक सिस्टम है, बहुत ब्लैक सिस्टम है। तीसरा, इलेक्शन कमीशन। पॉलिटिकल पार्टी आर आस्क्ड टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, जिससे मालूम पड़े कि भाई इनके पास क्या-क्या है। पॉलिटिकल पार्टी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है कि भाई कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, किधर से फंडिंग ले रहे हैं, और अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करने होते हैं। मतलब पार्टी के अंदर भी इलेक्शन करो, और जो अच्छा काम कर रहा है ना वर्कर, उसको थोड़ा-सा प्रमोट करो, ताकि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आगे आएँ। अब ये रही हमारे इस चैप्टर की समरी। चैप्टर होता है समाप्त। हेलो पढ़ले गैंग, आज हमारे साथ हैं अरविंद केजरीवाल जी। हेलो पढ़ले गैंग, मैं हूं अरविंद केजरीवाल। आज हम बात कर रहे हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सर सीधा सवाल, डेमोक्रेसी से हम एक्चुअल में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सबसे पहला आउटकम अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में सरकार लोगों को जवाब देने के लिए जिम्मेदार होती है इलेक्शंस, डिबेट और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू। पर लोग कहते हैं डेमोक्रेसी स्लो होती है। सच है, डिसीजन लेने में टाइम लगता है, पर वो डिसीजन ज्यादा एक्सेप्टेबल और सस्टेनेबल होते हैं। इससे गवर्नमेंट लेजिटिमेट बनती है लोगों की अपनी सरकार। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या? डेमोक्रेसी ग्रोथ की गारंटी नहीं है। कभी डिक्टेटर रेजिम्स ज्यादा फास्ट ग्रो करती हैं, पर इनइक्वालिटी भी बढ़ती है, रिच और रिचर, पुअर और पुअरर। तो सोशल इम्पैक्ट? डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी को हैंडल करती है, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कास्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट को नेगोशिएट करती है, सप्रेस नहीं।
और सबसे बड़ा आउटकम डिग्निटी और फ्रीडम हर सिटीजन की रिस्पेक्ट। सिंपल सी बात पढ़ ले गैंग, डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं पर बेटर है, क्योंकि ये सिर्फ सिस्टम नहीं, ये लोगों की आवाज है। पढ़ो, समझो, सवाल उठाओ। डेमोक्रेसी, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। सब लोग ये बोलते हैं ना, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं, डेमोक्रेसी का आउटकम क्या आता है, डेमोक्रेसी को क्यों इतना सपोर्ट मिलता है। स्माइली बना दिया है प्यारा सा, स्माइल के साथ शुरू करते हैं ये चैप्टर और फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ। व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड बेटर? क्यों 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 क्यों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लिया जाए फटाफट से। डेमोक्रेसी तो क्यों बेटर मानते हैं बाकियों से, बताओ बताओ। पहला, इट प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन। दूसरा, इट रिकॉग्नाइज एंड इनहेंस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डिग्निटी मतलब इज्जत। और तीसरा, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। भाई डेमोक्रेसी रहती है तो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जान लो कि तुम्हारे साथ अगले साल क्या होने वाला है या 5 साल बाद क्या होने वाला है, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो अपने खुद के साथ। कैसे? 5 साल में सरकार बदलती है, चेंज कर दो अपना वोट दे करके। तुम डिसीजन मेकिंग में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली काम करते हो अपना इलेक्शंस के थ्रू। कैसे? वोटिंग करके। और वोटिंग करना ही तो डेमोक्रेसी में अलाउड है, डिक्टेटरशिप में तो कुछ खास ऐसा है ही नहीं। वेल, प्रोवाइड मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का मेथड भी डेमोक्रेसी में दिया होता है। फिर पांचवा, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। अगर कोई गलती हो जाए उसको सही करने का भी चांस दिया जाता है। डेमोक्रेसी इसलिए बेटर है। पांचों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पांचों पॉइंट्स बहुत बार आए हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो इसको ध्यान से रखना और सेम टू सेम लिखना, सेम टू सेम जैसा दिख रहा है वैसा लिखना। चलो आएंगे आगे। अब क्वेश्चन है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट अडॉप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज लाई गई विद द हेल्प ऑफ सिटीजन एंड एक्सपर्ट्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस? अब इसमें से पॉजिटिव आउटकम क्या है बताओ? अरे भाई कितनी अच्छी बात है, सिटीजन वगैरह की हेल्प से, उनका पार्टिसिपेशन करा करके, उनसे पूछ करके, एक्सपर्ट की हेल्प से तब लाया गया ताकि एनवायरमेंट सही हो। जैसे अभी भी ये होना चाहिए यार, दिल्ली में जहां मैं रह रहा हूँ इतनी गंदी एयर क्वालिटी है, आई एम सफरिंग। अभी मैं रात के 4 बार बज रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये चीज, और अभी भी सांस लेने में एक अजीब सी फीलिंग होती है। आ जाओ, ऑप्शंस ऑप्शंस देखते हैं। देखो, द गवर्नमेंट इज कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग पॉलिसीज ऑन इट्स ओन। Citizen feel empowered to determine policies. Corporate protect their own interest. Market force influence the government. नहीं, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। भाई यही तो आंसर है, सिटीजन फील empowered, जब उनसे पूछ करके कोई काम किया जा रहा है। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अपने से आंसर दे सकते हो। द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड गुड इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीजन आर मेड स्टेक होल्डर इन द पावर। मतलब देखो, देखो, अगर ऐसा है, सेंट्रल है, फिर स्टेट है, फिर लोकल है, और लोकल में भी सबको, सारे ग्रुप्स को, सारे कम्युनिटी को, सारे कास्ट को, सारे जेंडर को, सबको सबको रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। यानी सबको क्या बनाया जा रहा है? स्टेक होल्डर्स। यानी सबको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो इसमें क्या होगा? अच्छा पार्टिसिपेशन आता है और ऐसे सिस्टम को अच्छा माना जाता है। तो अब इसको सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट करना है, बताना है कैसे। अरे यार सिंपल सी बात है, सबको दोगे तो भाई डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाएगी, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सबकी वॉइस सुनी जाएगी, किसी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन मतलब सर्जिकल ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन ऑपरेशन, किसी के साथ गलत नहीं होगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड गुड व्हेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीजंस आर मेड स्टेक होल्डर इन द पोलिटिकल पावर। बिकॉज क्यों 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 क्यों? पहला, ensures people participation. In democracy, citizens have the right to elect their representative and participate in decision making. इससे होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड। सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में पावर देने से अच्छा सबको दिया जाएगा अगर ज्यादा स्टेक होल्डर रहेंगे। ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट, मेक्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। अब इसका मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल का मतलब पता है क्या होता है? जवाबदेही। अकाउंटेबल, जैसे मान लो जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कोई चीज कि ये लेक्चर है, ये आएगा वेडनेसडे को, ये आएगा वेडनेसडे को। अब मुझे अकाउंटेबल रहना होगा, मुझे वेडनेसडे को वो लेक्चर लाना पड़ेगा, उसी तरह गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिव ये होता है, देखो ये होता है अकाउंटेबल का मतलब कि भाई पंक्चुअल होना, एक तरीके से समझ लो। और रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है रिप्लाई करना, एक्टिव रहना। मान लो कि तुम बोलते हो, मान लो तुम बोलते हो कि भैया आप ना मुझे कल साइंस ना पढ़ा के सोशल पढ़ाओ।
तो ये नहीं कि मैं अंधा अपने हिसाब से चलता रहूँ, मैं तुम्हारी बात सुनूँगा, मैं रिस्पॉन्स करूँगा तुम्हारा, रिस्पॉन्सिव रहूँगा, रिप्लाई करूँगा। ठीक है भाई, जो तू कह रहा है वो होगा। तो गवर्नमेंट को भी ऐसा होना चाहिए, अकाउंटेबल यानी पंक्चुअल कह लो, या खुद के अंदर वो होना चाहिए कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, डिलीवर करूँ। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू द पीपल, लोगों को आंसर करना पड़ेगा। सिटीजन क्वेश्चन कर सकते हैं, पॉलिसीज पे डिमांड कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी की, कि भाई आप ट्रांसपेरेंटली बताओ कि वहाँ पे क्या हुआ, और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा एज पर नीड एंड एस्पिरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला पॉइंट क्या है? लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है? टर्म है लेजिटिमेसी। जैसे तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इंटीमेसी, वैसे बेटा ये लेजिटिमेसी है, उसको इंटीमेसी मत बोल देना। क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर एक बच्चा था, उसने प्री बोर्ड्स में ना मुझे आंसर शीट भेजी, गधे ने इंटीमेसी लिखा था इसकी जगह। ऐसी गलती मत कर देना यार। चलो इधर देखो, legitimizes the government मतलब when ruler are chosen by the people, the government is seen as legitimate and people's own government which enjoy public trust and support। वो legitimate government है, lawful government है, कुछ rules follow करेगा, constitution follow करेगा। तो government तीन चीज जरूर होती है, क्या क्या? अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट। ठीक है, इसका मतलब है पीपल्स ओन गवर्नमेंट। आएंगे आगे। आगे क्या है? प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ट्रांसपेरेंट रखो सब कुछ, क्या कर रही है गवर्नमेंट, कब कर रही है गवर्नमेंट, इलेक्शन कैसे हो रहा है, फेयर हो रहा है कि नहीं, सबसे बड़ी बात। ये वोट चोरी और ये सब जो इल्जाम लग रहे थे आजकल, ये सच में है क्या? नहीं, पूरी जांच बैठानी चाहिए सीबीआई की। तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज है कि नॉर्म्स एंड प्रोसीजर को सही से फॉलो करो, क्योंकि नहीं होता है भाई। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है, इलेक्शन कमीशन का, कि जिस दिन से जिस दिन से आचार संहिता लग जाए, यानी जिस दिन से बोल दिया जाए कि अब इसके बाद से प्रचार वगैरह नहीं कर सकते हो, इलेक्शन पास आ गए, कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी गांव-गांव में चुपके से पैसे बांटे जाते हैं। चुपके से धीरे-धीरे अपना प्रचार किया जाता है। तो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर का फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, देखो लिखा हुआ है। ओपन डिबेट होना जरूरी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, ताकि डिसीजंस ट्रांसपेरेंटली बनाए जाएं, सबको दिखे। अपहोल्ड इक्वलिटी एंड डिग्निटी, इक्वालिटी और डिग्निटी, और करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, यानी डेमोक्रेसी में मैकेनिज्म होने चाहिए जैसे कि इलेक्शन और डिबेट्स, जिससे अगर गलती हो जाए तो उसको सुधारा जा सके, कि अगर मान लो कोई रॉन्ग डिसीजन या कोई रॉन्ग पॉलिसी बन जाए तो उसको रिवर्स किया जा सके, उसको करेक्ट किया जा सके। ठीक है, आ जाओ आगे। अब ये वाली इमेज देखो पहले, ये इमेज क्या दिखाती है कि लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। होता क्या है ना, डेमोक्रेसी में सब लोग अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इस पत्थर पर ध्यान से देखना, क्या क्या लिखा है? लैंग्वेज इशू, स्टूडेंट डिमांड, डिस्प्यूट, और सेपरेट स्टेट, फिर प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉलिसी। मतलब बहुत सारी डिमांड पत्थर फेंके जा रहे हैं, किसके ऊपर? देखो डेमोक्रेसी, ये चाचा क्या है, डेमोक्रेसी में बैठे हैं। मतलब जो नेता लोग हैं वो भी सब सोचते हैं यार कि भाई यार डेमोक्रेसी में तो कितनी डिमांड है, कहीं उधर कुछ हो रहा है, कहीं उधर कुछ हो रहा है। तो उसकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं लोग। क्वेश्चन क्या था? हाउ डज डेमोक्रेसी स्टैब्लिश एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट? ये सवाल पता नहीं कितने साल आ चुका है, मार्क कर लो, इस साल भी आ जाएगा, मार्क कर लो। चलो आ जाओ। इसमें लिखना क्या है? वही जो मैंने बताया, कि अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, कि लोगों के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। जैसे मैं अगर तुमसे प्रॉमिस करूं तो मुझे डिलीवर करना पड़ेगा, वैसे गवर्नमेंट को भी सिटीजन को डिलीवर करना पड़ेगा, है ना? रिस्पॉन्सिवनेस, कि अगर कुछ बोल रहे हैं लोग, कुछ रिप्लाई कर रहे हैं तो रिप्लाई करो, उसकी तरह मत बन जाओ कि यहाँ मैंने मैसेज किया है 12 बजे और उसका आ रहा है शाम को 6 बजे रिप्लाई, गलत बात हो गई। तो वैसे गवर्नमेंट को भी रिप्लाई करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव बनना पड़ेगा। और लेजिटिमेसी, अभी मैंने बताया था कि उसको भाई लेजिटिमेट माना जाता है, क्योंकि लोगों ने खुद उसको चुना है, तो वो सही गवर्नमेंट मानी जाती है, लेजिटिमेट मानी जाती है, लॉफुल मानी जाती है। वो कोई नहीं कह सकता कि फर्जी गवर्नमेंट है। अरे लोगों ने चुना, तुम नहीं चुना और अब तुम उसको फर्जी बोल सकते हो? नहीं। तो ये तीन चीजें, तीन पॉइंटर इंपॉर्टेंट। आएंगे आगे। थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के तीन एस्पेक्ट, मतलब पॉलिटिकल कंसेंट प्लस इक्वालिटी, सोशल समानता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम करना। क्या बोला? समझते? और समझते? पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है डेमोक्रेसी का, कि भाई गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए और पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, कि लोगों लोगों के वोट के हिसाब से ही गवर्नमेंट बननी चाहिए। ये नहीं कि वोट कहीं दे रहे हैं, पढ़ कहीं और रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सोशल, this requires social equality or economic. Perhaps more than development is reasonable to expected democracy to reduce economic disparity। कितनी गोल्डन लाइन है यार, ये कितनी गोल्डन लाइन है। आज इंडिया
4th नंबर पे आ चुका है जीडीपी की रेस में, मगर पर कैपिटा की इनकम की रेस में कहाँ है? कहीं भी नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कितनी ज़्यादा है, गरीब, अमीर बहुत अमीर। तो यार ये कम करना पड़ेगा और ये लाइन यही कहती है डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है डेमोक्रेसी के अंदर। आएँगे आगे। अब देखो अब देखो, फेवर और अगेंस्ट कई लोग होते हैं। कई लोग बोलते हैं भैया डिक्टेटरशिप ले आओ यार। सऊदी में देखो, सऊदी अरेबिया में डिक्टेटरशिप है, वहाँ कितना डेवलपमेंट है, दुबई में कितना डेवलपमेंट यार क्या डिक्टेटरशिप सही है? तो एक बार देखते हैं, जैसे हमने कई सारी चीज़ें देख ली फेवर में डेमोक्रेसी के, अगेंस्ट में भी देखेंगे। फेवर में यही सब है, डिसीजन मेकिंग है, ट्रांसपेरेंसी है और गवर्नमेंट अकाउंटेबल है वगैरह-वगैरह। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने अब तक पढ़ते आए। और अगेंस्ट में क्या-क्या है? पहला, ट्रांसपेरेंसी राइट्स एंड मीन्स टू एग्जामाइन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज मिसिंग। ट्रांसपेरेंसी राइट्स कहाँ हैं? तुम क्या आज जाकर किसी नेता से पूछ सकते हो कि भैया जी एमएलए साहब आपने ये काम जो किया इसमें रोड खराब क्यों बनी? आपने पैसा चुराया था क्या? एक बार बिल दिखाइए। बिल नहीं दिखाएगा, सीधे कट्टा लगाएगा और धड़ाम। तो ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं ना मेरे भाई। उल्टा गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल, अकाउंटेबल भी नहीं है। गवर्नमेंट कभी तुमको आके नहीं बोलेगी कि मैंने प्रॉमिस किया था। मोदी जी ने पता नहीं कब प्रॉमिस किया था कि सबके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए आएँगे और कहाँ से आएँगे पता है? वो काला धन लेकर के आएँगे। आज भी माल्या आराम से पॉडकास्ट दे रहा है, कोई काला धन नहीं आया क्योंकि वो अकाउंटेबल ही नहीं है। कोई गवर्नमेंट अकाउंटेबल ही नहीं है। जो प्रॉमिस करती है वो डिलीवर नहीं करती है। अकाउंटेबल होने का मतलब डिलीवर द प्रॉमिस, लेकिन प्रॉमिस डिलीवर नहीं किया जाता। फिर नो मैकेनिज्म टू होल्ड इट अकाउंटेबल, कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। ऐसा रूल भी तो नहीं है कि अगर आप एक बार पब्लिकली को बोल दो या लिख करके दे दो, आपको करना पड़ेगा वरना आपकी सरकार गिर जाएगी। ऐसा कोई मैकेनिज्म भी नहीं बनाया गया। और डिसीजन मेकिंग नॉट बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। डिसीजन मेकिंग भी कोई नॉर्म्स और प्रोसीजर से नहीं हो रही है आजकल। आजकल अपने मन से कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो ये सब अगेंस्ट वाले पॉइंट हो गए। अब एक्सप्लेन एनी 5 बेसिस फॉर असेसिंग द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये एक डिटेल्ड क्वेश्चन है जो तुम खुद से कर सकते हो। 5 तरीके बताओ जिससे तुम पता कर सकते हो, डेमोक्रेसी का रिपोर्ट कार्ड निकाल सकते हो कि किसी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया या बेकार काम किया। कैसे करेंगे? बताओ कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले चेक करेंगे अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करेंगे, डेवलपमेंट चेक करेंगे और डेवलपमेंट मतलब सिर्फ जीडीपी नहीं, पर कैपिटा इनकम क्या है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्या है, ये सारी चीजें चेक की जाएगी। डेमोक्रेसी वही वाली लाइन इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी बाय एंश्योरिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी। हाउएवर इन प्रैक्टिकल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ऑफन परसिस्ट। मतलब कुछ भी कर लो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रहती ही रहती है प्रैक्टिकल लाइफ में। गरीब ही रह रहा है बेचारा, अमीर अमीर ही रह रहा है। क्यों हो रहा है बताओ? क्यों? सही एजुकेशन नहीं मिल रही है, सही इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर सारे गवर्नमेंट स्कूल सही कर दिए जाए, पेपर सही से हो, पेपर लीक ना हो, तो गरीब बच्चा भी सही से पढ़ के, सही तरीके से पेपर दे के, सही तरीके से आ सकता है। लेकिन हर लेवल पे है, ना गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं, पेपर लीक कर दिया जाता है, पेपर फॉर्म भरने तक का पैसा नहीं, इतनी गरीबी है। और एक बार को पेपर अगर कर भी ले पास, उसके बाद भी इतना करप्शन है कि जॉइन करने के लिए, गवर्नमेंट नौकरी जॉइन करने के लिए ब्राइबरी ली जाती है। ब्राइबरी यानी घूस ली जाती है। बहुत चीजें सही करने की जरूरत है। और अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, एक पॉइंट ये भी हम चेक करेंगे कि भाई जो भी गवर्नमेंट है उसका अगर रिपोर्ट कार्ड निकालना है तो एक पॉइंट ये भी होना चाहिए कि क्या वो सबको लेके चल रही है, सबका साथ सबका विकास एक्चुअल में हो रहा है या किसी एक रिलीजन की तरफ भाग रहे हैं, किसी एक कास्ट की तरफ भाग रहे हैं, तो वो गलत चीज है। फिर अगला आता है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, कि भाई लोग इज्जत से रह पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि किसी को बहुत ही गलत नजर से देखा जाए और उसको रहना ही मुश्किल कर दिया जाए, उसका जीना ही मुश्किल कर दिया जाए। अब एक्सप्लेन द रोल ऑफ अपोजिशन इन डेमोक्रेसी। एक सेकंड यार, ये क्या है? ये मैं नहीं लगाया है, अपोजिशन याद रखने के लिए कि अभी अपोजिशन में कांग्रेस है, ये मत समझ लेना कि हमेशा कांग्रेस ही रहेगी अपोजिशन में, कभी उनकी भी सरकार बनेगी, ठीक है? अब अपोजिशन का काम क्या है ये देखो, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है। पहला, ऑपोजिशन क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसी एंड डिसीजन ऑफ रूलिंग पार्टी टू कीप अ चेक ऑन मिसयूज ऑफ पावर। अब ये क्रिटिसाइज करते हैं बार-बार, करते हैं बार-बार। ऐसा नहीं है कि फेक करते हैं, सही भी करते हैं, है ना? क्यों करते हैं? ताकि मिसयूज ना हो पावर का। दूसरा, इट रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट एंड वॉइसेस द कंसर्न ऑफ सिटीजन्स। मतलब सिटीजन की जो भी प्रॉब्लम है ना, सिटीजन की बात कहाँ चलती है? जब आजकल कोई सोशल मीडिया पे रील वायरल होती है तब चलती है, या तो कोई बड़ा नेता उनकी बात को उठा दे तब चलती है। और बड़ा नेता कौन? अपोजिशन का ही उठाएगा, रूलिंग पार्टी का थोड़ी उठाएगा। वो तो कहेगा सब चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है देश में, है ना? फिर तीसरा, the opposition also contributes to better decision making by engaging in debates and discussion in the legislature, suggesting improvement and highlighting flaws in the government policies। क्या बात क्लियर है? क्या बात वाली क्लियर है? हाँ भैया। तो ये सारी चीजें जरूरी है ऑपोजिशन का, ताकि ऑपोजिशन ट्रांसपेरेंसी वगैरह मेंटेन रखे डेमोक्रेसी के अंदर। ये रही हमारी समरी शीट देखो, और 1 पेज नोट्स भी दिया है तुम्हें मैंने, तो 1 पेज नोट से भी रिवाइज करो। मिलते हैं अगले चैप्टर में।